चल स्टार्ट करते हैं हम लोग। बोलो बेटा। हाँ जियांश है। हाँ बोल बेटा, अभी कहाँ से हम लोगों का कल लास्ट तूने यूनिट 1 देखा रिकॉर्डेड लेक्चर में? ओके, सो यूनिट 1 में डू यू वांट मी टू कवर एनीथिंग अगेन? हाँ, अगर कोई कॉन्सेप्ट भी रिपीटेड चाहिए ना तो भी तू मेरे को बोल सकती है। करेक्ट। मॉडर्न थियरी जो था वो एचओ ने दिया था, हेक्सर-ओलिन थियरी, और कंपैरेटिव एडवांटेज दिया था रिकार्डो ने। रिकार्डो के थियरी में कॉन्सेप्ट था 2:2:1, 2 कंट्रीज 2 कमोडिटीज 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जबकि मॉडर्न थियरी के अंदर 2:2:2 था, 2 कंट्रीज 2 कमोडिटीज 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो रिकार्डो वाला थियरी था उसके अंदर हम लेबर के वैल्यू को कंसिडर करते थे, जबकि यहाँ पर हम लोग ने फैक्टर प्राइसेस को इक्वलाइज किया है। सो एचओ थियरी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज कॉल्ड एज फैक्टर एंडाउमेंट एंड वन इज कॉल्ड एज फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन। सो दोनों बहुत ही अलग है एक दूसरे से। सो अगर ICAI के मटेरियल में से भी मुझे कवर करना हो तो वी कैन रीड दैट एंड सॉल्व योर डाउट। और भी जो भी डाउट्स रहेगा प्रीवियस चैप्टर का भी रहेगा, यू कैन आस्क, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। यहाँ पर डाउनलोड नहीं हो रहा है लगता है, तू रीड कर वहाँ से, आई विल एक्सप्लेन। सो रीड द डिस्टिंग्विश बिटवीन रिकार्डो वाला थियरी एंड मॉडर्न ट्रेड थियरी। यहाँ पर कुछ तो इश्यू हो रहा है जिसकी वजह से डाउनलोड नहीं हो रहा है, होएगा तो आई विल स्टार्ट रीडिंग। बोलो, आप रीड करो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सामने सामने, जोर से रीड करो तो मेरे को सुनाई दे, क्योंकि मेरे पास मटेरियल नहीं है, वो ओपन नहीं हो रहा है। मतलब कहना ऐसे कि हम लोगों ने जब कंपैरेटिव एडवांटेज किया था तो हम कंपेयर करते थे कौन सा कंट्री का एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। कंट्रीज को वो प्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें उनका डिसएडवांटेज कम है, और हमने सिर्फ एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंसिडर किया था, वो था लेबर। जबकि मॉडर्न ट्रेड थियरी के अंदर हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं अबाउट द डिफरेंसेस दैट देयर आर 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और कौन से इकोनॉमी के अंदर कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है, उसके बेसिस पर हमने ये थियरी बनाया है। सो फैक्टर एंडाउमेंट का मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन का मतलब हर एक कंट्री के पास सेम सेट ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता है, जिसके वजह से किसी का प्राइस ज़्यादा है तो किसी का प्राइस कम है, तो इंटरनेशनल ट्रेड करने के वजह से फैक्टर प्राइसेस इक्वलाइज होते हैं। सो आई टोल्ड यू दैट कंपैरेटिव एडवांटेज इज बेस्ड ऑन व्हाट? लेबर थियरी ऑफ वैल्यू। बाजू में बेस्ड ऑन मनी कॉस्ट, मतलब जितना भी खर्चा लग रहा है उसके ऊपर है। मतलब 1 फैक्टर मॉडल था, 2:2:1, 2 कंट्रीज 2 कमोडिटीज 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जबकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट करेगा? तो 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रेजेंट करेगा। एग्जैक्टली यही सारी चीजें एक्सप्लेनेशन में भी है आगे। ट्रीट्स हाउ? कौन से पेज नंबर पर है? यूनिट 5 के एंड पे, 1 के एंड पे, 9.8। ट्रीट्स इंटरनेशनल ट्रेड एज क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रेड, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड को डिफरेंट ट्रीट किया कंपैरेटिव एडवांटेज ने, जबकि इंटरनेशनल ट्रेड इज ओनली अ स्पेशल केस ऑफ इंटर रीजनल ट्रेड। मतलब डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड को अलग अलग कंसिडर नहीं किया, उसने सिर्फ इतना ही बोला कि इंस्टेड ऑफ डोमेस्टिक इट इज इंटर रीजनल ट्रेड, 2 रीजन्स के बीच का ट्रेड। नेक्स्ट वाला, स्टडीज ओनली कंपैरेटिव कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसर्न, वेयर एज यहाँ पर हमने स्टडी क्या किया? कंसिडर्स द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब वेजेस के ऊपर लेबर के ऊपर वेजेस और कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट। सो रिलेटिव प्राइस इज कंपैरेटिव प्राइसेस ऑफ 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट, attributes the difference in comparative advantage to difference in productive efficiency of workers, मतलब differences in comparative advantage to differences in productive efficiency of workers, जबकि attributes the differences in comparative advantage to differences in factor endowment। तो यहाँ पर क्या बोला कि comparative advantage, जो comparative advantage थियरी था रिकार्डो का,
उसके अंदर प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंडेंट था कि लेबर कैसा काम करता है, जबकि यहां पर जो डिफरेंस है वो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर पर नहीं है, वो किस पर है, फैक्टर एंडाउमेंट पर है। तो आपको कंपैरेटिव एडवांटेज अगर कोई कमोडिटी में है तो या तो वो लेबर के एफिशिएंसी के वजह से है। ये लेबर का एफिशिएंसी किसने कंसीडर किया, तो इट वाज रिकार्डो का थियरी। पर अपना HO थियरी जो मॉडर्न ट्रेड थियरी था वो बोलता है कंपैरेटिव एडवांटेज तो वहां पर भी है, बट इट इज नॉट बेस्ड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ लेबर, बट इट इज ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर एंडाउमेंट। ये वाला पॉइंट क्लियर है। सो एट्रीब्यूट्स द डिफरेंस इन कंपैरेटिव एडवांटेज टू डिफरेंसेस इन एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। तो एक कंट्री को एडवांटेज ज्यादा है, एक कंट्री को एडवांटेज कम है, उसका कारण लेबर का एफिशिएंसी है इन द कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी। जबकि दूसरे थियरी के अंदर एट्रीब्यूट्स द डिफरेंस इन कंपैरेटिव एडवांटेज, मतलब वापस एक को एडवांटेज है दूसरे को डिसएडवांटेज है, बट ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज इज नॉट बेस्ड ऑन एफिशिएंसी बट बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो थोड़ा सा ट्रिकी था ये वाला पॉइंट, बट आई होप ये कुछ अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट वाला पॉइंट, डज नॉट टेक इनटू अकाउंट फैक्टर प्राइस डिफरेंसेस, क्योंकि एक ही तो फैक्टर लिया था लेबर, तो क्या करूं, डिफरेंस कहां से लाएगा। पर यहां पर वी विल कंसिडर द फैक्टर प्राइस डिफरेंसेस, जैसा मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर में एक्सप्लेन करने का कोशिश किया था कि यूएसए के अंदर वेजेस ज्यादा है और इंटरेस्ट कम है, तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। नेक्स्ट, डज नॉट प्रोवाइड द कॉज ऑफ डिफरेंस इन कंपैरेटिव एडवांटेज, मतलब एक कंट्री को एडवांटेज क्यों है उसका कारण तो बताया ही नहीं, अपन ने तो सिर्फ बोल दिया कि हाँ ये कंट्री बेटर है, बट व्हाई इज दिस कंट्री बेटर, उसका कारण क्या, उसका कॉज क्या, वो अपने को यहाँ पर बताया नहीं है। और अगर बताया भी है तो इट इज बेस्ड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द लेबर। जबकि ये जो मॉडर्न ट्रेड थियरी है इट एक्सप्लेन्स द डिफरेंस इन कंपैरेटिव एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ डिफरेंसेस इन फैक्टर एंडाउमेंट। तो आज यूएस में इंटरेस्ट रेट कम क्यों है, why is the interest rate in US less? ओके, लेबर कम है, हाँ मतलब वहां पर कैपिटल ज्यादा है, लेबर कम है, इसके लिए वहां पर कैपिटल इंटेंसिव का जो कॉस्ट है वो कम है। तो देख वहां पर क्या बोला, एक्सप्लेन्स द डिफरेंस इन कंपैरेटिव एडवांटेज, तेरे कंट्री का एडवांटेज अलग है, मेरे कंट्री का एडवांटेज अलग है, और ये किसके बेसिस पर डिफाइन किया, ऑन द बेसिस ऑफ एंडाउमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। एंड द लास्ट पॉइंट, कंपैरेटिव एडवांटेज के अंदर नॉर्मेटिव ट्राइज टू डेमोन्स्ट्रेट द गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब वो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस करके जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके बेसिस पर वो लोग ने डिफाइन किया है। चैप्टर नंबर 1 आपको आता है व्हाट इज नॉर्मेटिव साइंस, व्हाट इज पॉजिटिव, वेयर एज जो मॉडर्न ट्रेड थियरी है इट इज पॉजिटिव साइंस, इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड, कौन से बेसिस पर हमने ट्रेड किया, मेरे अवेलेबिलिटी के बेसिस पर हमने ट्रेड किया। ये है यूनिट 1 का एक आपका डाउट। और भी कुछ डाउट है तो मेरे को ये यूनिट का बता दे। ऑल कुछ भी नहीं है, ओके। जियांश, आर्यन, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। एमसीक्यूज में भी अगर कुछ हेल्प चाहिए तो मेरे को बता देना। जियांश, आर्यन, निर्णय, मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, उसमें अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में डालिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने का कोशिश करता हूं। अगर डाउट नहीं है तो आई विल गो अहेड इन द नेक्स्ट 2 to 5 मिनट्स। एमसीक्यूज भी किया जियांश, चल आर्यन, नो डाउट्स, आगे बढ़े हैं। सो वी गोट, मैडम क्लियर है यहाँ तक सब। सो नेक्स्ट वाले यूनिट पे जाते हैं एंड आई एम स्टार्टिंग विथ यूनिट 4।
यूनिट 2 भी आज ही करेंगे अपन, बट फिलहाल यूनिट 4 समझा रहा हूँ मैं। यूनिट 2 भी हो जाएगा, यूनिट 4 भी हो जाएगा, जैसे जैसे आपको कंफर्टेबल रहेगा वैसे अपन पढ़ते जाएंगे। चलो, सबसे पहला यूनिट 4 का नाम है एक्सचेंज रेट एंड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है कि रूपी के सामने डॉलर का वैल्यू क्या, डॉलर के सामने रूपी का वैल्यू क्या, या मल्टीपल करेंसीज का वैल्यू। अब इसके लिए एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है। अब आप मेरे को बताओ, मार्केट कोई प्लेस हो ये जरूरी है क्या? नहीं। फॉरेन एक्सचेंज का भी जो मार्केट है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, इट इज ऑन कंप्यूटर्स। सो कहने से मैंने देख क्या लिखा है, इट इज एन ओवर द काउंटर मार्केट। क्या लिखा है? इट इज एन ओवर द काउंटर मार्केट। ओवर द काउंटर मार्केट का मतलब इट डज नॉट हैव अ फिजिकल प्लेस, इट इज रादर इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड। सो सबसे पहला तो जो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट है वो कैसा लिंक्ड है? इलेक्ट्रॉनिकली। अब ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है, कहने से मार्केट में कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं। हु आर द पार्टिसिपेंट्स? किसको किसको फॉरेन एक्सचेंज लगता है? हु आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? सो सेंट्रल बैंक रहेगा, कमर्शियल बैंक रहेगा, आर्बिट्रेजर्स नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। सो देर आर 6 पार्टिसिपेंट्स विच आई हैव रिटन ओवर हियर। एक है सेंट्रल बैंक। व्हाई डज सेंट्रल बैंक रिक्वायर फॉरेन एक्सचेंज? फॉर मेंटेनिंग स्टेबिलिटी। सिमिलरली, व्हाई डज कमर्शियल बैंक रिक्वायर फॉरेन एक्सचेंज? फॉर गिविंग इट टू हिज और हर कस्टमर। बैंक का जो कस्टमर्स रहेगा उसके बिहाफ पर। अच्छा, कमर्शियल बैंक्स भी तो बाइंग एंड सेलिंग कर सकता है, सेकेंडरी फंक्शंस, प्रॉफिट कमाने के लिए। सो वो लोग लोअर प्राइस पे बाय करेंगे, हायर प्राइस पे सेल करेंगे, मतलब दे कैन कीप फॉरेन एक्सचेंज फॉर देयर ओन अकाउंट और फॉर देयर कस्टमर्स। देन देयर इज फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स। कोई भी आरबीआई से लाइसेंस लेकर फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकता है। नेक्स्ट वन इज स्पेक्यूलेटर। जैसा हम स्टॉक मार्केट में स्पेक्यूलेट करते हैं वैसे लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में स्पेक्यूलेट करते हैं। मैं आज 85 रुपीज में डॉलर खरीदेगा और मैं कल उठकर 150 रुपये में वो बेच देगा, या जब भी, मतलब 150 तो बहुत ज़्यादा हो गया, बट 85 रुपीज में खरीद कर विद इन सम टाइम आई विल सेल इट एट 86, 87, 88। ये होता है स्पेक्यूलेटर। तो स्पेक्यूलेटर क्या करता है? वो एक ही मार्केट में खरीदता और बेचता है, बट टाइम पीरियड अलग होता है। क्या अलग होता है? मतलब मैंने खरीदा आज और मैंने बेचा फ्यूचर। फिर आता है आर्बिट्रेजर। अब स्पेक्यूलेटर और आर्बिट्रेजर सेम नहीं होता है। स्पेक्यूलेटर ने आज खरीदा कल बेचा, आर्बिट्रेजर अभी खरीदेगा अभी बेचेगा। टाइम पीरियड सेम है, मार्केट अलग है। क्या सेम है? पर मार्केट अलग है। इंडियन मार्केट से खरीद कर यूएस के मार्केट में सेल कर देगा। तो तूने कभी, आई डोंट नो, स्टॉक मार्केट में देखा रहेगा कि नहीं, कि एनएससी और बीएससी के ऊपर जो रेट्स होता है ना वो थोड़ा अलग होता है, पॉइंट का फर्क होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी ऐसा ही होता है कि इंडिया में डॉलर खरीदा 85.20 पैसे में, पर यूएस के अंदर चल रहा है 85.25 पैसा। मतलब फर्क कितने पैसे का है? 0.05 पैसे का। आर्बिट्रेजर्स इतना स्मॉल मार्जिन के लिए ट्रेड करता है, बट इनका ट्रेड वॉल्यूम्स में होता है, क्रोर्स में होता है। दैट इज व्हाई दे मेक प्रॉफिट्स ऑफ लैक्स। सो स्पेक्यूलेटर और आर्बिट्रेजर में फर्क क्या है? स्पेक्यूलेटर आज खरीद के कल बेचेगा इन द सेम मार्केट। सो मार्केट सेम है, टाइम पीरियड डिफरेंट है। जबकि आर्बिट्रेजर क्या करेगा? आर्बिट्रेजर अभी खरीदेगा अभी बेचेगा, बट इन डिफरेंट मार्केट। सो टाइम पीरियड सेम है पर मार्केट डिफरेंट है। एंड फिर एक आता है एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स रहेगा, जिसको इंडिया में डील करने का रहेगा। तो ऑब्वियस सा बात है, दे विल रिक्वायर फॉरेन एक्सचेंज। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो थोड़ी ना हर जगह पर गांधी बापू चलने वाला है, अपने को उनका फॉरेन करेंसी देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या? एनी करेंसी अदर देन इंडियन डोमेस्टिक करेंसी इज अ फॉरेन एक्सचेंज। सो अगर मैं बोलूँ यूएस का डॉलर इज अ फॉरेन एक्सचेंज, अगर मैं बोलूँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर वो भी एक फॉरेन एक्सचेंज, अगर मैं बोलूँ यूरोपियन यूनियन या यूरोप का यूरो, जापान का येन,
चाइनीज का युआन, ये सब फॉरेन एक्सचेंज होता है। पर हर एक फॉरेन एक्सचेंज क्या 1 रुपी इक्वल टू $1, 1 युआन, 1 ये 1 वो होता है? नहीं, तो उसका रेट निकलता है। इसीलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब एक यूनिट के अगेंस्ट कितना यूनिट्स ऑफ अनदर करेंसी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल $1 के सामने कितना रुपया मिलता है? 85। वैसे ही $1 के सामने 4 या 5 दिराम मिलता रहेगा। So $1 equal to dirham, $1 equal to rupee is the foreign exchange rate. क्लियर है यहाँ तक? फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया के पास जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का बास्केट है, उसके अंदर 5 करेंसीज है। कौन सा 5 करेंसीज है? यूएस का डॉलर, जापान का येन, ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड, यूरोज, चाइना का युआन। So can I say all the countries of the world require foreign exchange reserves for international trade or for any uncertainty? अब ये जो करेंसी है वो सिर्फ डॉलर तो नहीं हो सकता, इसीलिए अपना इंडियन गवर्नमेंट कितने करेंसीज का बास्केट रखता है? 5। और ये 5 करेंसीज अगर तू देखेगी तो वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्रीज है। यूएस का डॉलर, यूरोप का, यूरोप तो पूरा रीजन है, सो यूरोपियन यूनियन हो गया या यूरोज हो गया। फिर वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के कितने सेंटर्स हैं? तो 5 सेंटर्स है। एक न्यूयॉर्क है, एक लंदन है, एक टोक्यो है, एक ज्यूरिक है और एक फ्रैंकफर्ट है। आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता है कि आएगा, पर मैंने ये देकर रखा है सो दैट पीपल शुड बी अवेयर। सो एक बार गो थ्रू कर लिया तो मेरे को नहीं लगता इतना टाइम लगना चाहिए इस चीज को। पर्सनली इफ यू आस्क मी, आई डोंट फील दिस विल कम इन द एग्जाम। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया तो अलग बात है। फिर फॉरेन एक्सचेंज का रेट डिटरमाइन करना होता है तो 2 रेट होता है, एक होता है नॉमिनल और एक होता है रियल। बेटा नॉमिनल का मतलब एक्चुअल रेट और रियल का मतलब परचेजिंग पावर। सो अगर इंडिया में मैं 85 रुपीज में एक पेन, एक इरेजर, एक स्केल और एक कंपस ले सकता हूं, तो ये 4 चीजों को खरीदने के लिए यूएस में मुझे कितना डॉलर्स लगेगा? इज योर रियल एक्सचेंज रेट। सो इंडिया में खरीदने के लिए 85 रुपीज लगा, फॉर एग्जाम्पल यूएस में यही खरीदने के लिए 150 रुपीज लगेगा। सो रियल एक्सचेंज रेट इज द परचेजिंग पावर, whereas nominal exchange rate is the actual rate। $1 82 रुपीज, $1 85 रुपीज। ये क्लियर है? अब ये जो एक्चुअल रेट, अच्छा रियल का एक फॉर्मूला है बेटा, इसके ऊपर सम आ सकता है। रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है? इट इज अ नॉमिनल एक्सचेंज रेट, मतलब 85 रुपीज जो है वो, इनटू डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स अपॉन द फॉरेन प्राइस इंडेक्स। अब ये जो इंडेक्स होता है वो अपने को कैलकुलेट नहीं करना होता है, वो लोग वो दे देंगे। सो तेरे को बेसिकली सिर्फ क्या करना है? सब्सटीट्यूट करना है और तेरे को आंसर लाना है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रियल एक्सचेंज रेट? इट इज द नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो चल रहा है वो मल्टीप्लाइड बाय द डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स अपॉन द फॉरेन प्राइस इंडेक्स। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा रियल एक्सचेंज रेट। अब अपने लिए ऑब्वियसली रियल एक्सचेंज रेट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि रियल एक्सचेंज रेट तो क्या है? परचेजिंग पावर है। अपने लिए इंपॉर्टेंट है नॉमिनल। नॉमिनल के अंदर अगर तू देखेगी तो एक कोट है जिसका नाम है डायरेक्ट कोट और एक नाम है इनडायरेक्ट कोट। इसका मैंने नाम या हेडिंग क्या रखा है? नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। कौन सा एक्सचेंज रेट? इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब वेटेड एवरेज ऑफ ऑल द करेंसीज। तो आपने मैथ्स में वेटेड एवरेज किया हुआ रहेगा। सो एक ही करेंसी का नहीं, सारे करेंसीज का जो वेटेज एवरेज होता है उसका बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर डायरेक्ट कोट एंड इनडायरेक्ट कोट, तो डायरेक्ट कोट को कैसे आइडेंटिफाई करने का? डायरेक्ट कोट के आइडेंटिफिकेशन के लिए जब बेस करेंसी 1 है, बेस करेंसी 1, बेस हमेशा 1 होता है, सो बेस 1 है और अगर वो कोई फॉरेन कंट्री का है, सो अपन इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं कि $1 इज इक्वल टू 85, तो तेरा डोमेस्टिक कंट्री कौन सा है? यूएसए है कि इंडिया है?
तो जब इंडिया बाद में आता है तो वो डायरेक्ट कोट है इंडिया के लिए। वो कौन सा कोट है? डायरेक्ट कोट को आइडेंटिफाई कैसे करने का? जब बेस करेंसी फॉरेन करेंसी है, जब बेस करेंसी फॉरेन करेंसी है जिसके सामने एक्सप्रेस किया यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक, यूनिट बोला कि यूनिट्स बोला? यूनिट्स का मतलब देख, $1 इज इक्वल टू 82, 82 इज द नंबर ऑफ यूनिट्स, 1 इज 1 यूनिट, 2 3 4 यूनिट्स। सो जब बेस करेंसी फॉरेन करेंसी है और जब काउंटर करेंसी, बेस के सामने होता है काउंटर, काउंटर करेंसी जब डोमेस्टिक करेंसी है तो हम ऐसे कोटेशन को बोलते हैं डायरेक्ट कोट। इसका रिवर्स कर दे, रूपी इज इक्वल टू डॉलर कर दे, 1 रूपी इज इक्वल टू $0.0125। तो अब बेस में 1 रूपी है, बेस में डोमेस्टिक करेंसी है, तो जब बेस में डोमेस्टिक करेंसी तो इनडायरेक्ट कोट, जब बेस में फॉरेन करेंसी तो डायरेक्ट कोट। बराबर है? आर वी क्लियर? जियांश, आर्यन, निर्णय। और एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है करेंसी रेट या क्रॉस करेंसी। जैसे कि $1 इक्वल टू 82 रुपीज एंड 82 रुपीज आर इक्वल टू से फॉर एग्जाम्पल 2 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। तो मतलब मैंने क्या किया, डॉलर टू रूपी, रूपी टू ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो एक और कोट बन जाएगा विच इज बिटवीन यूएस का डॉलर एंड ऑस्ट्रेलिया का डॉलर। ऐसे कोट को बोलते हैं क्रॉस कोट। तो क्रॉस कोट में क्या लिखा? देयर आर हाउ मेनी कंट्रीज, करेंसीज? 3। यूएस का डॉलर था, इंडियन रूपी था और ऑस्ट्रेलियन डॉलर था, तो 3 करेंसीज, बट कोट कितने थे? 2, और ये 2 से तीसरा कोट बन जाएगा। इसका कैलकुलेशन अपने को करने का है नहीं, सिर्फ देखो पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ क्रॉस करेंसी। So cross quote, cross currency, cross rate is a concept where there are 2 quotes but there are 3 currencies. ये बराबर है? अब सबसे important part of this chapter, मतलब in this unit, is how do we determine the exchange rate. एक्सचेंज रेट को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है? तो 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3। पहला तरीका है दैट आरबीआई या सेंट्रल बैंक फिक्स कर देगा, इसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, पेग्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेग्ड, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कौन डिटरमाइन करता है? सेंट्रल अथॉरिटी, या तो सेंट्रल बैंक या तो सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें जो गवर्नमेंट बोलेगा, जो सेंट्रल बैंक बोलेगा, वो फॉरेन एक्सचेंज रेट हो जाएगा। देखो लगता है आज इंडिया में हम फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट है, जो आरबीआई बोलता है वो फॉरेन एक्सचेंज रेट है। डू यू थिंक दैट इज द सिचुएशन इन आवर कंट्री? नो। सो फिक्स्ड वाला बहुत पुराना हो गया आज के डेट में, अपने कंट्री में तो नहीं। उसके थोड़ा नीचे या उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट फ्लेक्सिबल। क्या बोला? एक फिक्स्ड तो एक फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस विल डिटरमाइन। गवर्नमेंट इंटरफियर करेगा नहीं, सेंट्रल बैंक इंटरफियर करेगा नहीं। जैसे कोई कमोडिटी का प्राइस डिमांड और सप्लाई कर्व्स डिटरमाइन करते हैं, वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज का रेट भी डिटरमाइन होगा। बराबर है? तो एक फिक्स्ड, एक फ्लेक्सिबल, इन दोनों के बीच में मैनेज्ड फ्लोट। कौन सा फ्लोट? मतलब थोड़ा इंटरफियरेंस और थोड़ा डिमांड और सप्लाई। इसका मतलब रेट्स आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, बट सेंट्रल बैंक कैन इंटरफियर इफ सम रेंज इज अफेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया बोलता है कि $1.85 है, मैं 2% जब तक फ्लक्चुएट नहीं होएगा ना तब तक इंटरफियर नहीं करेगा। तो अगर 85 का 2% तू निकालेगी तो आएगा सम 0.8 मतलब 1.7 के आसपास आएगा। मतलब जब तक डॉलर
87.5 के ऊपर नहीं जाता है फॉर एग्जाम्पल, तब तक मैं इंटरफियर नहीं करेगा, या नीचे वाले लिमिट में जब तक 83 तक नहीं जाएगा या 83.5 तक नहीं जाएगा तब तक मैं इंटरफियर नहीं करेगा। मतलब वो लोग ने क्या किया, एक रेंज सेट किया, वो रेंज में जब तक खेलता है तब तक डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, पर ये रेंज को अगर एक्सीड किया तो इंटरफियर करेगा। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोट। तो मैंने सारी चीजों का नोट्स दिया है, तू देख पहला वाला लिखा है फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट मतलब फिक्स्ड के फ्लेक्सिबल, सोच के जवाब देना। फ्री फ्लोट फ्लेक्सिबल। फिर आया मैनेज फ्लोट, थोड़ा फिक्स्ड थोड़ा फ्लोटिंग। और तीसरा क्या आया, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। यहां तक क्लियर है। अब ये हम लोग एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है अप्रिसिएशन एंड डेप्रीसिएशन। क्या आपको अप्रिसिएशन और डेप्रीसिएशन का मीनिंग क्लियर है? जब $1.85 का $1.84 हो जाएगा तो अप्रिसिएशन है कि डेप्रीसिएशन है? अप्रिसिएशन है। सो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है। अब अप्रिसिएशन होता क्यों है? सो अप्रिसिएशन का कॉज, ये जो मैंने लिखा है ना, वो कॉज है। व्हाट इज द कॉज? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन होम कंट्री इंक्रीजेस। क्या बोला? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन होम कंट्री इंक्रीजेस। मतलब अगर इंडिया के अंदर डॉलर का सप्लाई बढ़ जाएगा तो किसका वैल्यू अप्रिशिएट होएगा? डॉलर का अप्रिशिएट होएगा कि रुपी का होएगा? रुपी का अप्रिशिएट, तो डॉलर का डेप्रिशिएट। अब तू सोचेगी पर सर यूएस के डॉलर का सप्लाई इंडिया में क्यों बढ़ेगा? तो उसके रीजंस है, बहुत सारे रीजंस है, जिसमें से 4-5 मैंने लिखे हैं। पहला रीजन, एक्सपोर्ट्स बढ़ गए इंडिया के, तो जब इंडिया ने यूएस में एक्सपोर्ट किया तो वो लोगों ने अपने को डॉलर्स दिया। फिर एफडीआई बढ़ गया, एफआईआई बढ़ गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इंस्टीट्यूशनल, इन शॉर्ट फॉरेनर्स ने इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट किया तो वो लोग ने डॉलर्स देकर रुपया लिया तो डॉलर का सप्लाई बढ़ गया। फिर टूरिज्म बढ़ने के वजह से हो सकता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज लेने के लिए लोग इंडिया में आते हैं उसके वजह से हो सकता है, एजुकेशन लेने के लिए लोग इंडिया में आ सकते हैं। तो जो अभी भी कोई फॉरेन का पैसा इंडिया में आएगा तो सप्लाई बढ़ जाएगा। यहां तक क्लियर है? ये कॉज है। अब कहना इसे इक्विलिब्रियम बनाया, पेंसिल में जो ड्रॉ किया है वो इक्विलिब्रियम है। सप्लाई क्या हो गया? कम हो गया डॉलर्स का कि बढ़ गया? बढ़ गया था, तो सप्लाई कर्व को मैंने राइट में शिफ्ट किया। सो आई हैव ड्रॉन अ न्यू सप्लाई कर्व इन रेड कलर। तो देख, अगर ये 85 रुपीज था तो शायद ये 85 से तो कम ही हुआ, क्योंकि जो मेरा इक्विलिब्रियम आया वो यहां पर आया। तो ये जो डायग्राम है वो किसका डायग्राम है? अप्रिसिएशन का। अब करेंसी अप्रिशिएट हो गया तो उसका इफेक्ट आएगा। देयर इज अ कॉज एंड देयर इज अ इफेक्ट। कॉज क्या था? सप्लाई बढ़ा। सप्लाई बढ़ा क्यों? एक्सपोर्ट बढ़ा, एफडीआई बढ़ा, एफआईआई बढ़ा, टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन बढ़ गया, इसके वजह से डॉलर का सप्लाई बढ़ गया। अब इसके वजह से अप्रिसिएशन हो गई। अप्रिसिएशन का कुछ इफेक्ट भी तो आएगा। अब इफेक्ट क्या आएगा? कहना इसे फॉरेनर्स के लिए इंडिया के गुड्स महंगे हो जाएंगे, क्योंकि अगर इंडिया का करेंसी अप्रिशिएट हो रहा है तो उनका करेंसी डेप्रीशिएट हो रहा है। अगर उनका करेंसी डेप्रीशिएट हुआ तो उनके लिए गुड्स मतलब एक्सपोर्ट्स कम हो जाएगा। अच्छा, अपने लिए इंपोर्टेड गुड्स सस्ते हो जाएंगे तो इंपोर्ट्स बढ़ जाएगा। अपने कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने गुड्स तो महंगे हैं, प्लस अब तूने क्या किया? सब्सटीट्यूट्स मंगवा लिया इन द फॉर्म ऑफ इंपोर्ट्स, सो इन्फ्लेशन का रेट कम हो जाएगा, पर प्रॉफिट ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर भी कम हो जाएगा। व्हाई विल प्रॉफिट ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर रिड्यूस? क्योंकि आप इंपोर्टेड गुड्स मंगवा रहे हो।
तो डोमेस्टिक गुड्स का डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि रेमिटेंसेस कम हो जाएंगे। डू यू नो व्हाट इज अ रेमिटेंस? रेमिटेंस का मतलब होता है कि कोई फॉरेनर ने वो पैसा अपने देश में वापस लौटाया। फॉर एग्जांपल तू सीए बनने के बाद यूके में सेटल हो गई, तो तू यूके में पैसा कमाएगी पाउंड्स में, पर तूने तेरे मम्मी डैडी के लिए पैसा इंडिया में ट्रांसफर किया। ये जो तूने पैसे को ट्रांसफर किया इसको बोलते हैं रेमिटेंस। अब पहले अगर मैं तुझे डॉलर्स के टर्म्स में एग्जांपल दूं, तो डॉलर्स के टर्म में एग्जांपल क्या था? पहले तू जब $1 इंडिया भेजती थी तो तुझे उसका वैल्यू 85 रुपीज का मिलता था। अब जब तू $1 इंडिया में भेजेगी तो अब तुझे उसका वैल्यू 84 का ही मिलेगा। तो ज्यादा वैल्यू मिल रहा है कि कम? तो आर यू एनकरेज के डिस्करेज्ड? पहले मुझे $1 के सामने 85 मिलता था रुपीज, डिस्करेज हो गया तो रेमिटेंसेस कम हो जाएगा। तो पहला तेको समझना पड़ेगा व्हाट इज द कॉज, कॉज के वजह से व्हाट इज द इफेक्ट। कॉज का एग्जैक्टली ऑपोजिट ये इफेक्ट, ये क्लियर है। अब इसका ऑपोजिट डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या हुआ रहेगा? वहां पर अप्रिसिएशन में हमने क्या बोला था कि सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ रहा है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ रहा है। इसके लिए मेरा कंट्री का जो डिनोमिनेशन है वो डेप्रीशिएट हो गया। बराबर है? श्योर है? पक्का है? तो अब मेरे को बता, अब इंडियंस, अगर डोमेस्टिक कंट्री इंडिया है तो इंडियंस यूएस के डॉलर का डिमांड कब बढ़ाएंगे? इंपोर्ट ज्यादा हो गया तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के लिए गांधी बापू तो नहीं चलेगा, डॉलर लगेगा। इंडियन ने यूएस में इन्वेस्टमेंट किया, इंडियन ने यूएस के अंदर प्लांट मशीनरी खरीदा, इंडियन ने यूएस के शेयर्स वगैरह खरीदे, तो एफडीआई बढ़ गया, एफपीआई बढ़ गया। तो देख वहां पर मैंने लिखा हुआ है मोर इंपोर्ट पेमेंट्स की वजह से डिमांड बढ़ जाएगा। इंडियन फर्म इन्वेस्टिंग इन फॉरेन फर्म, लोन का रीपेमेंट करना है तो लोन रीपे करने के लिए डॉलर लगेगा। ग्रांट्स देना है किसी देश का मदद करने के लिए तो डॉलर लगेगा। इंडियंस गोइंग आउट फॉर टूरिज्म, एजुकेशन, वर्क तो डॉलर लगेगा। अब यहां पर डिमांड बढ़ गया तो डिमांड कर्व राइट में जाएगा। जो पेंसिल में बनाया है वो इक्विलिब्रियम, फिर ये रेड कलर में जो बनाया वो न्यू इक्विलिब्रियम। तो अगर ये वापस तू देखेगी 85 तो ये शायद 85 से ज्यादा। अभी इसका इफेक्ट, ये डायग्राम क्लियर है? अब इसका इफेक्ट क्या होगा? अपना करेंसी डेप्रीशिएट हुआ तो उनका करेंसी अप्रिशिएट हुआ, तो उनके लिए एक्सपोर्ट सस्ते हो गए रहेंगे तो अपना एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा। अपने लिए इंपोर्ट महंगा हो गया तो इंपोर्ट्स कम हो जाएगा। जो भी तूने अप्रिसिएशन में पढ़ा उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट डेप्रीसिएशन में आएगा। क्लियर है? और डिटेल में चाहिए कि ये समझ में आया है? एकदम क्लियरली, मतलब एकदम सेटिस्फैक्शन वाला फीलिंग होना चाहिए। अब इसके अंदर 6 टर्म्स है जो तेको पता होना चाहिए, जिसमें से 2 तो मैंने ऑलरेडी करवाए। एक का नाम अप्रिसिएशन, एक का नाम अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन अकर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। उसके ही 2 ऑपोजिट टर्म्स है, रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन, पर ये फिक्स्ड होता है। रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन कौन करता है? गवर्नमेंट या तो सेंट्रल बैंक। सो कैन यू एक्सप्लेन एप्रिसिएशन का अनदर टर्म? रीवैल्यूएशन। जो अप्रिसिएशन है वही रीवैल्यूएशन है। फर्क क्या है? अप्रिसिएशन में डिमांड और सप्लाई फोर्सेस, रीवैल्यूएशन के अंदर गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस। वैसे ही डेप्रिसिएशन का टर्म डीवैल्यूएशन। फर्क दोनों में क्या है? डेप्रिसिएशन डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, वेयर एज डीवैल्यूएशन इज गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस। और 2 टर्म जो आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर, एक होता है स्पॉट ट्रांजैक्शन, एक होता है फ्यूचर ट्रांजैक्शन, जिसको यहां पर नाम दिया है करंट ट्रांजैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्चुअल। मैं अभी बैंक में गया, बैंक को अभी 10,000 रुपया दिया, उसके सामने $110 लेकर आया।
इट इज अ करंट ट्रांजैक्शन, स्पॉट मार्केट। पर मैं बैंक में अभी गया फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन द फ्यूचर। So contracts to buy and sell in the future, agreement कब हुआ? आज। बट मैं उसका डिलीवरी, उसका एग्जीक्यूशन करेगा इन द फ्यूचर, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रांजैक्शन। बराबर है? श्योर है? मेरे एंड से यूनिट 4 में ये सारी चीजें हैं। अब तू गो थ्रू कर, एमसीक्यू सॉल्व कर, कुछ डाउट रहेगा तो मेरे को बता। अगर ये वाला हो गया रहेगा, आई विल गो टू द नेक्स्ट यूनिट विच इज यूनिट नंबर 5। आराम से, टेक योर टाइम, यू हैव 15 मिनट्स। आर्यन, निर्णय, इफ वी हैव डाउट्स प्लीज लेट मी नो। यूनिट 4 का मेरे को डाउनलोड करना पड़ेगा, एक सेकेंड। हाँ, 9.55, यस। Yes, maybe some printing error. जैसे परचेजिंग पावर था वैसे ही रियल इफेक्टिव मतलब वेटेड एवरेज ऑफ ऑल। सो रियल एक्सचेंज रेट एक करेंसी का होता है या दो करेंसी का होता है कंपैरिजन, वैसे ही रियल इफेक्टिव मतलब इट इज द वेटेड एवरेज फॉर ऑल द करेंसीज। तो यहाँ पर इम्पैक्ट में देख, वो लोग ने 9-9, 10-10 इम्पैक्ट दिए हैं, जो मैं इफेक्ट्स मैंने 5-5, 6-6 लिखा था। सो हियर दे हैव गिवन मोर देन दैट ऑब्वियसली। आर्यन, निर्णय, पक्का क्लियर है? व्हाट इज योर डाउट? प्लीज आस्क निर्णय। पॉलिसी रेट का मतलब होता है रेपो एंड रिवर्स रेपो। So, shall I download unit 3? Which MCQ do you want me to solve? व्हीकल करेंसी क्या होता है? जो करेंसी बहुत यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है उसको व्हीकल करेंसी बोलते हैं, डॉलर जैसा। निर्णय, which MCQ do you want me to solve? Please let me know. ओके, सो पॉलिसी रेट का मतलब रेपो एंड रिवर्स रेपो। इट इज अ पार्ट ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। बेटा हेज एक प्रोसेस होता है जहां पर आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने का कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जहां पर मैंने $1000 खरीदे हैं एंड वो फ्यूचर में एग्जीक्यूट होने वाला है, पर अब मुझे लग रहा है कि वो रेट पर पहुंचेगा नहीं, तो मैं एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट और बाय कर लेगा जिससे मेरा जो रिस्क है वो कम हो जाए। सो जब आप कोई रिस्क को कम करने का कोशिश करते हो तो उसको हेजिंग बोलते हैं। आपने कभी आईपीएल में सट्टा मार्केट देखा है, सुना है, बेटिंग के बारे में सुना है? बस इट इज लाइक बेटिंग बट लीगल वे में। हेजिंग इज लीगल, बेटिंग इज नॉट। अभी जैसे कि आईपीएल में मैच चल रहा है और लोगों ने लगाया कि आईपीएल के अंदर सीएसके जीतेगा, आज का मैच है फॉर एग्जांपल, और सीएसके के ऊपर बेट लगाया, उसने 1000 रुपया डाला और वो 1000 रुपये पे उसको मिलने वाला रहेगा 10,000 रुपया। अगर जीता तो 10,000 और अगर हारा तो XYZ अमाउंट उसका लॉस। चल अज्यूम करते 10,000 का लॉस। सो 1 का 10 का भाव हुआ,
1 का 10 का भाव मतलब 1 पर 10 रुपया मिलेगा या तो 10 रुपया जाएगा, तो उसका लॉस कितना एक्सपोज्ड है। अगर जीता तो 10 मिलेगा, पर अगर हार गया तो 10,000 लॉस हो जाएगा। अब ये लॉस, ये रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आई विल एंटर इनटू अनदर अग्रीमेंट, जहां से मैं मेरे लॉस को क्या करेगा, मिनिमाइज करने का कोशिश करेगा। इसको बोलते हैं हेजिंग। कैसे कर सकता हूं? अब मैं एक सट्टा ऐसा लगाएगा जिसके अंदर मैं बोलेगा CSK वर्सेस मुंबई का मैच है फॉर एग्जांपल, मुंबई विल विन, और उस पर भाव चल रहा है 1 का 7, मतलब जीता तो 7,000, हारा तो 7,000 का लॉस। अब मैंने क्या किया, मेरे पोजीशन को सिक्योर कर लिया। कैसे मैंने सिक्योर किया? चेन्नई जीता तो मेरे को 10,000 मिलेगा, और अगर मुंबई जीता तो मुझे 7,000 मिलेगा, तो मेरा लॉस कितने का हुआ ऐसे। बट जितना आसानी से मैंने बताया है उतना आसान होता नहीं है। हेजिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। हेजिंग का सिंपल भाषा में मतलब ये होता है टू एंश्योर कि आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाए। पूरा यूनिट हो गया है। कोई एमसीक्यूज में कोई क्वेश्चन नहीं? आर्यन एंड निर्णय, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? चल, so I think we'll go to the next unit which is unit number 5. अब देख बेटा, यूनिट नंबर 5 के अंदर टू बी वेरी ऑनेस्ट 90% आर थिंग्स विच आर सच विच यू हैव टू रीड, बट MCQs आर ऑन द 10% दैट आई एम गोइंग टू टीच। एंड इस चैप्टर में, इस यूनिट में सिर्फ ये 2 कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज FDI, व्हाट इज FPI। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट। कैपिटल का जो मूवमेंट होता है वो मल्टीपल तरीके से हो सकता है। सबसे पहला है फॉरेन एड या फॉरेन असिस्टेंस, एक तरीके का हेल्प है। हेल्प के 4 कैटेगरीज है, बायलैटरल हो सकता है, मल्टीलैटरल हो सकता है, टाइड हो सकता है, या तो फॉरेन ग्रांट्स हो सकता है। बायलैटरल डायरेक्ट एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को पैसा दे देता है, ट्रांसफर कर देता है। मल्टीलैटरल बहुत सारे कंट्रीज मिलकर एक कंट्री का मदद कर देते हैं, या बहुत सारे कंट्रीज और IMF वर्ल्ड बैंक मिलकर एक कंट्री का मदद कर देते हैं। जैसे कि टर्की में बीच में जब अर्थक्वेक आया था, सो मेनी कंट्रीज हैड कम टुगेदर एंड गिवन मनी टू दैट। इसको बोलते हैं मल्टीलैटरल। फिर आता है टाइड। टाइड मतलब कंडीशनल। जैसे कि अमेरिका पाकिस्तान को एड देता था, हेल्प करता था। अभी एड का मतलब कहने से यू डोंट हैव टू रिटर्न दिस मनी बैक, इट इज अ हेल्प। आप जब किसी को पैसा हेल्प करने के लिए देते हो तो वापस नहीं लेते हो, इट इज नॉट अ लोन, इट इज अ वन वे ट्रांजैक्शन, यू हैव गिवन इट। अब ये जो टाइड अग्रीमेंट होता है उसके अंदर अमेरिका पाकिस्तान को पैसा देता था, बट पाकिस्तान को बिना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस के पैसा देना रिस्की है, क्योंकि वो ये पैसा टेररिज्म में यूज कर लेगा। तो अमेरिका को क्या लगाना चाहिए, एक कंडीशन अप्लाई करना चाहिए कि ये पैसा विल बी यूज फॉर हेल्थ, ये पैसा विल बी यूज फॉर एजुकेशन, ये पैसा विल बी यूज फॉर अ पर्पस। तो टाई कर दिया। तो देख क्या लिखा है, टाइड एड विथ स्ट्रिक्ट मैंडेट रिगार्डिंग द यूज ऑफ मनी और अनटाइड एड वेयर देर आर नो सच स्टिपुलेशन। तो या तो एड टाइड हो सकता है या तो अनटाइड, मैं कंडीशन लगा सकता है या तो बिना कंडीशन का दे सकता है। और चौथा है फॉरेन ग्रांट्स, जो वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज होता है बाय द गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो जैसे कि वापस टर्की में जब अर्थक्वेक आया था तो इंडियन गवर्नमेंट ने पैसा तो दिया ही था, साथ में कुछ मेडिकल इमरजेंसीज के लिए मेडिसिन दे दिया, कपड़े वगैरह दे दिए, खाना वगैरह दे दिया। इसको बोलते हैं फॉरेन ग्रांट्स। ये सब इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू सो दैट यू आर कॉन्सेप्चुअली क्लियर। नेक्स्ट वाला आया बोरोइंग्स। कहने से बोरोइंग्स वर्ड आया, मतलब अगर मैंने पैसा लिया है तो मुझे वो पैसा वापस चुकाना पड़ेगा। कौन सा लोन्स हो सकता है, डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट लोन, यूएस के गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से लोन ले लिया। नेक्स्ट लोन्स फ्रॉम IMF वर्ल्ड बैंक। हम लोग IMF का फुल फॉर्म पता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड बैंक इज IB, ये वर्ल्ड बैंक ही लिखा है। ADB इज डेवलपमेंटल,
एशियन डेवलपमेंटल बैंक, ऐसा कुछ तो उसका फुल फॉर्म है। फिर सॉफ्ट लोन्स, इस सॉफ्ट लोन का मतलब नरम लोन, तो करेक्ट, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज, ऑल दीज आर द फॉर्म्स ऑफ बोरोइंग्स। फिर नेक्स्ट आता है डिपॉजिट्स फ्रॉम एनआरआई, वो जो रेमिटेंस वाला पार्ट था वो डिपॉजिट है ना, किसी एनआरआई ने अपने देश के अंदर पैसा डिपॉजिट किया। और एज आई टोल्ड यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज बाय द नेम ऑफ एफडीआई एंड एफपीआई। ये पढ़ेगा ना तो भी इंसान को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि एफपीआई क्या होता है। एफपीआई इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज इन फाइनेंशियल असेट्स, financial assets like bonds, stocks, securities, etc. बराबर। जबकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज इन फिजिकल असेट्स। तो मैंने एक असेट का नाम क्या दिया, मैंने एक असेट का नाम क्या दिया, कौन सा असेट, हाँ उसको कौन सा असेट बोलते हैं बेटा, अब भी जस्ट फाइनेंशियल असेट। और जो दूसरा टाइप का स्टॉक होता है, मतलब जो असेट होता है, उसको बोलते हैं फिजिकल असेट। सो अगर मैकडॉनल्ड्स इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो कौन सा इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब एफडीआई के एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वॉरेन बफेट ने स्टॉक मार्केट में इंडिया के शेयर्स खरीदे, इंडियन कंपनी, तो एफपीआई। सो स्टॉक्स, शेयर्स, कोई भी फाइनेंशियल असेट एफपीआई, कोई भी फिजिकल असेट एफडीआई। अब यही सारी चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, पर ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक कॉन्ग्लोमरेट। राइट हैंड साइड के पेज पर वहां पर है। बाकी जो एफडीआई का दिया है ना, उसके लिए एक डिस्टिंग्विश बिटवीन बना कर दिया है, तो ये कर लेगी तो कुछ पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सो ये डिस्टिंग्विश बिटवीन इज द, जो पेज मैंने पढ़ाया नहीं या जो पेज मैंने छोड़ा है वो उसी का डिस्टिंग्विश है। सो हॉरिजॉन्टल का मतलब मैं इंडिया में मोबाइल बनाता हूं, मैं यूएस में भी मोबाइल ही बना रहा है, सेम लाइन ऑफ बिजनेस, अंडरलाइन कर दे वहां पर। हॉरिजॉन्टल इन्वेस्टमेंट टेक्स प्लेस व्हेन द इन्वेस्टर एस्टैब्लिशेस द सेम टाइप ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस in the home country as well as in the foreign country. Horizontal. Vertical का मतलब थोड़ा सा अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया में मोबाइल मैन्युफैक्चर करता है, पर मैंने चाइना में उसका रॉ मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चालू किया, तो क्या मैंने चाइना में इन्वेस्टमेंट किया, पर क्या मैंने सेम लाइन ऑफ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है? नहीं, मैंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया। कौन सा इंटीग्रेशन? तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं वर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया में एक कार मैन्युफैक्चरर है, पर मैंने जापान के अंदर मशीन मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी लगाया है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया वो हॉरिजॉन्टल एफडीआई है कि वर्टिकल एफडीआई है? वर्टिकल के अंदर चाहिए तो अंडरलाइन कर। अ वर्टिकल इन्वेस्टमेंट इज वन अंडर विच इन्वेस्टर एस्टैब्लिशेस एक्टिविटी विच इज डिफरेंट, डिफरेंट वर्ड दिखा तेरे को वहां पर, फ्रॉम इन्वेस्टर्स मेन बिजनेस एक्टिविटी, येट इन सम वे सप्लीमेंट्स इट्स मेजर एक्टिविटी। मतलब जो मेरा मेजर एक्टिविटी है उसमें वो मेरे को मदद करेगा, तो वो वर्टिकल। और कॉन्ग्लोमरेट मतलब कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई नाता ही नहीं है, मैं भलता ही दो धंधा कर रहा है। मैं इंडिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, पर मैं जापान के अंदर कार मैन्युफैक्चरर है। अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और कार मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है कि अनरिलेटेड है? सो देख वहां पर एक वर्ड दिखेगा अनरिलेटेड बिजनेस, उसको अंडरलाइन कर, बराबर है, ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद वो लोग ने एफपीआई के बारे में पूरा प्रवचन दिया है। ये प्रवचन के लिए यू कैन डायरेक्टली मार्क दिस डिस्टिंग्विश बिटवीन, वेरी इंपॉर्टेंट। तू समझ कर चल कि ये डिस्टिंग्विश बिटवीन आ गया तो तेरा काम इजी हो जाएगा। चल क्या आया? सबसे पहला पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ फिजिकल एसेट्स। वहां पर क्या आया? फाइनेंशियल एसेट्स। फिजिकल एसेट्स आर फॉर लॉन्ग टर्म, फाइनेंशियल एसेट्स कैन बी फॉर शॉर्ट टर्म।
फिजिकल असेट्स में से विड्रॉवल इजी नहीं है, पर फाइनेंशियल असेट्स में विड्रॉवल इजी होता है। फाइनेंशियल एसेट में जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरा मेन मोटिव स्पेक्यूलेट करना है कि आज 100 रुपया डाला, कल 110 होएगा, परसों 120 होएगा। पर जब मैं फिजिकल असेट्स में इन्वेस्टमेंट करता है तो मेरा ऐसा स्पेक्यूलेटिव मोटिव होता नहीं है। जब मैं FDI लेकर आता हूँ तो साथ में टेक्नोलॉजी लेकर आऊँगा, साथ में टेक्निकल नो हाउ लेकर आऊँगा। पर जब मैं फाइनेंशियल असेट्स में इन्वेस्टमेंट करता है तो टेक्नोलॉजी का कोई लेना देना नहीं है, टेक्निकल नो हाउ का कोई लेना देना नहीं है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफन अकम्पनीड बाय टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, whereas फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में इट इज नॉट अकम्पनीड बाय टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर। कहना ऐसे अगर मैं FDI करेगा तो FDI के वजह से देर विल बी अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि मैंने फिजिकल असेट्स खरीदा, प्लांट मशीनरी टूल्स इक्विपमेंट खरीदा, तो उसको चलाने के लिए लोग लगेंगे। पर मैं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो उसके लिए कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट होता नहीं है। नेक्स्ट वाला कहना है से जब मैं FDI करता हूँ तो मेरा उस बिजनेस में इंटरेस्ट है, मैं उसको मैनेज कर रहा है, मैं उसको माइक्रो मैनेज करेगा, मुझे ये ऐसा चाहिए, मुझे वो वैसा चाहिए। पर जब मैं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है, मैंने US में जाकर एप्पल के शेयर्स खरीद लिए, तो अब मैं एप्पल कंपनी को बताएगा कि मोबाइल कैसा बनाने का। मैं जब शेयर खरीदता हूँ तो मेरे को उसको मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है क्या? मैनेजमेंट में इंटरेस्ट सिर्फ तब होगा जब मेरे पास उस कंपनी के 10% के ऊपर के शेयर्स है। कितना परसेंट के ऊपर? So if you purchase shares of greater than 10%, then it is FDI. आइला सर ये तो लफड़ा हो गया, आपने बोला था शेयर्स तो FPI होता है, क्योंकि शेयर्स फाइनेंशियल असेट है। पर अगर आपने फाइनेंशियल असेट्स में 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है किसी कंपनी के अंदर, इसका मतलब आपको उस कंपनी के वर्किंग में इंटरेस्ट है। और अगर आपको मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो आप उसको FPI नहीं बोल सकते हैं, आपको उसको FPI के जगह पर FDI बोलना पड़ेगा। बराबर है। एंड द लास्ट पॉइंट इज सिक्योरिटीज हेल्ड विथ सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस बाय द इन्वेस्टर्स। 10% वाला मतलब मेरे को इन्फ्लुएंस करना है कंपनी, क्लियर है ये। देन रीजंस ऑफ FDI, ये थियोरटिकल है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लोग FDI करते क्यों हैं? तो FDI करने का रीजन हो सकता है कि मुझे इंटरडिपेंडेंस चाहिए। FDI के पीछे हो सकता है मेरे को मेरा कॉस्ट कम करना है, मेरे को रिसोर्सेज एक्वायर करना है। सो अगर आप ये वाला पार्ट रीड करोगे तो आई थिंक ऑटोमेटिकली इजीली अंडरस्टैंडेबल है। कई बार FDI इसके लिए भी होता है बिकॉज देयर इज अ कॉमन लैंग्वेज विच इज स्पोकन। आज इंडिया वाला US में FDI नहीं करेगा, पर इंडिया वाला शायद बांग्लादेश में कर सकता है क्योंकि हिंदी बोलते हैं दोनों। सो यहाँ पर बहुत सारे रीजंस दिए गए हैं विच इज टू बी मार्क्ड एज रीड वंस। ये वाला जो है टेबल होस्ट कंट्री डिटर्मिनेंट्स, तो ये वाला जो टेबल है ना वो सारी ऊपर की चीजों को एक्सप्लेन कर देता है। तो अपना ऊपर वाला कॉन्सेप्ट का नाम क्या था? FDI गलत। FDI का व्हाट आर द reasons. So what are the reasons for FDI? It can be market seeking FDI, मुझे नया मार्केट चाहिए इसके लिए मैंने FDI किया। एक और रीजन रिसोर्स हो सकता है कि मेरे को उस कंट्री के रिसोर्सेज चाहिए, इसके लिए मैंने FDI किया है। एक और रीजन मेरे को एफिशिएंसी चाहिए, इसके लिए मैंने FDI किया है। मैंने बिजनेस फैसिलिटेशन इजी है, इंडिया में बिजनेस करना है ना 40 लाइसेंस लगता है, 500 गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता है, मेरे को इतना मगजमारी नहीं करने का, इसके लिए मैंने FDI ऐसे देश में किया जहां पर बिजनेस को वो लोग फैसिलिटेट करते हैं, बिजनेस प्रोसीजर्स इजी रखते हैं, एक लाइसेंस लिया सब काम हो गया। सो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस फॉर FDI। रिसोर्स सीकिंग हो सकता है, मार्केट सीकिंग हो सकता है, एफिशिएंसी सीकिंग हो सकता है, बिजनेस फैसिलिटेशन हो सकता है, कोई कंट्री के पॉलिसीज फेवरेबल हो सकते हैं, तो पॉलिसी के लिए मैंने FDI किया है, ये रीजन। सो वापस वो जो थियोरी दिया है उसको कंप्रेस करके ये वाला अगर टेबल पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली तेरे लिए काम हो जाएगा। पर जो मैंने बोला क्या वो समझ में आया है? आई होप ऊपर ऊपर से जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, पूरा दिमाग के अंदर घुसकर जाना चाहिए। क्लियर है ये? चल नेक्स्ट, मोड्स ऑफ FDI। अगेन
क्या क्या तरीके से एफडीआई हो सकता है। सो बेटा मैं अपना सब्सिडरी ओपन कर देगा, मैं जॉइंट वेंचर कर लेगा, मैं मर्जर करेगा, मैं एक्विजिशन करेगा। दीज आर डिफरेंट मोड्स ऑफ एफडीआई। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब समझता है आपको? ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि ये इन्वेस्टमेंट मैंने पहली बार किया है। फॉर एग्जाम्पल आई एम एन इंडियन मैन्युफैक्चरर, पर मैंने पहली बार जाकर यूएस में अपने कंपनी का सेटअप किया, इसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड। अब वो कंपनी मेरा सेटअप हो गया, उसमें मैंने और एक्सपेंशन किया, मैंने उस एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट में और इन्वेस्टमेंट किया, तो उसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, वन इज कॉल्ड एज ग्रीन फील्ड, वन इज कॉल्ड एज ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। बराबर है? श्योर है? तो ये हो गया। फिर बेनिफिट्स का मतलब एडवांटेजेस होता है, और एक और आएगा आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, प्रॉब्लम्स मतलब डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आर रीड वंस, देयर इज नो कॉन्सेप्ट। एफडीआई का फायदा क्या है, एफडीआई का नुकसान क्या है, पढ़ने से खुद समझ में आ जाएगा। तुझे चाहिए तो मैं ये भी पढ़ा सकता हूँ, हाँ मतलब इफ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन, बट आई थिंक इसके अंदर टाइम इन्वेस्ट करने जैसा नहीं है। तो ये पढ़कर आना, और अगर कोई डाउट रहेगा तो डाउट सॉल्विंग करवा लेना इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव, इज व्हाट आई फील। क्लियर है ये? तो ये हो गया अपना यूनिट नंबर 5 एज वेल। ये यूनिट नंबर 5 में बाकी का जो भी सब चीज़ें हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ये डेटा है, इंडिया में कितना जितना हो सके उतना, सब तो नहीं कर पाएगी, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट एक बार पढ़ के जाना चाहिए। बैक ऑफ द माइंड कुछ याद रह गया तो नसीब, पर एडिशनल एफर्ट्स लेकर बाय हार्ट करने का जरूरत नहीं है। अच्छा तेरे को अगर यही लगा तो ये देख, इसके बाद पेज नंबर 8.9.8384, जिंदाल स्टील ने कितना इन्वेस्ट किया, विप्रो ने कितना इन्वेस्ट किया, रेस्टोरेंट, ये सब याद मेरे को नहीं है, तेरे को कहाँ से होएगा? सो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, बट रीड करके जा, दैट्स इट। So unit number 4 is over. You go through. If you have any doubts, let me know. If not, I will start with unit 2. Aryan and Nirnay, if you have a doubt, let me know. एक बार go through कर लो, MCQ solve करना है, MCQ solve कर लो. Whatever is your need. Real मतलब physical. वो फाइनेंशियल होता है बेटा, रियल मतलब फिजिकल होता है। ये ऑलरेडी सारे नोट्स शेयर्ड है। कौन से चैप्टर के चाहिए मेरे को बता देना, आई विल सेंड। सिक्स, 7th, 8th, 9th सब भेजा है मैंने मैडम। फोर भी है मैडम, देखिए जरा अच्छे से। फाइल ओपन करो, फाइल में नीचे स्क्रॉल करो तो दिखेगा ना। सो यूनिट 3 का कोई नोट्स नहीं है, यूनिट 5 का कोई नोट्स नहीं है, वो ICAI मटेरियल से पढ़ना है। और ये वाला अगर तेरे को चाहिए रहेगा, यूनिट 2 का मैंने थोड़ा बहुत जो लिखवाया है आई विल शेयर, but my recommendation is read the ICAI material even for unit 2. This is just example. ICAI material के अंदर they have explained everything, यहाँ पर example है सिर्फ, तो मैं ये दे देगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम। कर दिया मैंने ओपन। कैसे हो भाई? तुम आज का लेक्चर तुम्हारा रिकॉर्ड होएगा ऐसा लग नहीं रहा है मेरे को, पर वो बच्चे लोग पार्टनरशिप एक्ट मांग रहे थे जो यहाँ के पहले 6 लेक्चर्स में नहीं हुए। हाँ, वो बाद में घर पे जाकर वो लोग को क्या करते मालूम है, घर पे जाकर वापस लेक्चर देख रहे हैं और लेक्चर में बना रहे। दे आर पुटिंग इन 14 आवर्स अ डे। हाँ, तो अपन आप बोल दो ना, लो आटे में। और तूने इनको बोला वो कैप्चर कार्ड वाला प्रॉब्लम, मतलब आज अगर वो कनेक्ट करने, अभी देख वो जो बंदा है ना उसको वो कनेक्ट करने को नहीं आता है, तो उसको सिखाएंगे कैसे? पर उसको है ना सर, आप वापस वो सिस्टम लगा कर जाना,
क्योंकि क्या हुआ लास्ट लेक्चर में आपने बाद वाले को इश्यू हो गया, नेक्स्ट डे सुबह को 7 बजे का लेक्चर, ये आदमी आया 6:30 बजे, कोई फोन नहीं उठा रहा है, तो हाँ करेक्ट। तो सिर्फ है ना, बाद में सर आपको ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ही लगा कर चले जाना वापस वो सिस्टम, क्योंकि कल सुबह को वापस प्रॉब्लम हो जाएगा नहीं तो, है ना। और वो बाकी आज तो वो रहेगा, अभी कोई स्टाफ भी नहीं है आज, नहीं बीमार है स्मिता मैडम, और अनुजा मैडम तो गायब है। पर वो लड़का है, वो लड़का अच्छा है, मतलब प्रशांत भाऊ है ना, बहुत हम्बल है, उसको समझाएंगे तो समझ जाएगा, उसको थोड़ा वो समझ भी जाएगा। पर क्या है, वो 2-3 बार करेगा ना, अभी देख मेरे को भी अगर तू 4 बार पढ़ाएगा ना, तब जाकर मेरे को समझ में आएगा, तो यार उसको तो कैसा समझेगा बेचारे को। तो उसको अपने को क्या, कोई एक जन लगेगा जो उसको ट्रेनिंग दे सके, वो वाला बोल रहा है। मेरे को चलेगा, आउटपुट वीडियो रिकॉर्डिंग में आएगा, हो जाएगा ना, तेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगा ना, बस। तो मेरे को इशू नहीं है, मेरे को रिकॉर्डिंग रेडी चाहिए, कि रिकॉर्डिंग में इशू नहीं होना चाहिए। ये वाला ऐसा वाला जो माइक है ना, हाँ। छोटे क्लास में वो प्रोफेसर इधर लगाएंगे ना, तो यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। तो ये प्रोफेसर को सिर्फ बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो प्रोफेसर तो यही लगा कर घूमेगा फिर। वो दोनों इसके लिए मैंने सामने रखा है, और प्रशांत भाई को भी समझाया है कि प्रोफेसर को बोलना दोनों माइक, ठीक। मैं भी बता दूंगा फिर। और मैंने ना वहाँ पर मेरे को तो ऐसा बोला था विनायक भाई ने कि सब सिस्टम वगैरह रेडी है, अपना सब रेडी है, ये नहीं है, ये अभी उन्होंने बोला था ये भी है, उन्होंने तो ये भी बोला मेरे को, है ही नहीं वहाँ पर, क्या मालूम। स्पीकर पीछे उधर ऐसा नीचे रखा हुआ है, नीचे पूरा बॉक्स है ना, वहाँ पर सब देखा, सब खाली है, गजब। एक स्पीकर गायब है। वही मैं बोल तो रहा हूँ, स्पीकर रेडी था उधर, मेरे को बोला था कि पूरा क्लासरूम रिकॉर्डिंग के लिए रेडी है। रेडी का मतलब इधर से आवाज आ रहा है, तो वो और हुआ भी था लेक्चर्स यार, तो मतलब स्पीकर कैसा गायब हो सकता है? स्पीकर का आउट है ना, वो स्पीकर वो गायब ही, मतलब खाली बाहर डाल के छोड़ा है, अगर मतलब स्पीकर था। हाँ नहीं यार, अब स्पीकर लग जाएगा ना, तो फिर है ना प्रोफेसर खाली ये वाला यूज करेगा ना, तो रिकॉर्ड भी होगा। और तो तू जल्दी, अभी तू घाटकोपर ही रहता है, कल तू लेकर जा, सुबह को उधर काम निपटा तो मंगवा कर ले, बोल दिया है तूने, मैं दूं पैसे, वो लोग नहीं दे रहे छोड़ दे, मैं देता हूँ। मतलब अभी परेशान हो गया हूँ यार, कितना बार बोलने का। वो एक छोटी छोटी अभी सोच, अगर गलती से प्रोफेसर ने दोनों माइक नहीं पहना तो किसका वाट लगेगा, बच्चे को रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। अभी वो कल में कोई एक बच्चा बोलता है जूम का आईडी का इशू हो गया, वो 40 मिनट में बंद हो जाता है। मैं बोला मैंने तो खरीदा हुआ है, इसके लिए मैंने फिर तुम दोनों, क्योंकि तभी तुम दोनों को नहीं था ना, अंकुर भाई देखते थे तो मेरा वाला तो चल रहा है, वो नया वाला है, समझ गया मैं, प्रोसेस है वो। पर तेरे को अगर लग रहा है ना, देख अगर अगले 2 दिन में ये नहीं हुआ सॉर्ट, तो तू जा, तू बिल ले, मैं जीपे कर देगा, भाड़ में गए ये लोग, मेरे को उधर ब्रांच अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तू घाटकोपर से उधर चला जाना, तेरे को कोई पूछे तो बोलना प्रीतेश सर ने बोला था मेरे को ये करने के लिए, 2 दिन वेट किया, नहीं हुआ तो मैंने कर दिया प्रीतेश सर के अप्रूवल पर, पेमेंट भी उन्होंने ही किया है, तेरे को तो सिर्फ जाकर लगाना है। तेरे को इधर हिताक्षी मैम को सिर्फ बोलना है कि आज तू 10 से लेकर 12 बजे तक घाटकोपर ब्रांच पर रहेगा, खत्म। मैं तेरे को वो दे रहा है, तू कर, मेरे को अटका मत, इनके बेसिस पर मत रुक, अपना काम चालू होने दे। तो 1-2 दिन तू देख, अगर आया तो ठीक, नहीं आया ना तो तू कर दे, क्योंकि रोज 3-3 लेक्चर है, एक लेक्चर अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ ना तो गए अपन। फिलहाल तू नीचे तो रख देना, फिर अपन संतोष भाई है ना कारपेंटर, उनका नंबर मैं तेरे को दे देता हूँ, तू और वो कोऑर्डिनेट करके 1 दिन पर आ जाओ, उनको पूछना आप कब बेच सकते हो, या उनको बता देना इधर होल करने का है, वो होल कर कर चला जाएगा, तू तेरे को जब करने का रहेगा कर दे। समझ गया, समझ गया, डन। मैं तेरे को भेज देता हूँ नंबर, एक लेक्चर हो जाने दे मेरा। बोलिए मैडम, डन है, चल। सो वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज यूनिट नंबर 2, विच आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी। 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक टैरिफ और एक नॉन टैरिफ। नॉन टैरिफ को कोटा भी बोलते हैं। सो टैरिफ्स एंड कोटा।
टैरिफ्स के अंदर बहुत सारे कैटेगरीज है। टैरिफ का मतलब होता है एक टाइप का टैक्स। आई रिपीट, टैरिफ का मतलब क्या होता है बेटा? एक टाइप का टैक्स। सो जब भी हम लोग टैरिफ्स के बारे में बात करते हैं तो टैरिफ्स हम जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो ड्यूटी लगता है उसको हम टैरिफ बोलते हैं। तो टैरिफ के अंदर और क्या क्या आता है? तो बहुत सारे कैटेगरीज आते हैं। यहाँ पर मैं तेरे को यूनिट नंबर 2 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी, तेरे को यहाँ पर ICAI मटेरियल में भी दिख जाएगा। सो इफ यू सी देर आर टैरिफ्स, देर आर नॉन टैरिफ्स एंड देर आर एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि जो ये लोगों ने एक्सप्लेनेशन टैरिफ्स का यहाँ पर दिया है दैट इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। जो मिसिंग है वो है एग्जाम्पल विच आई हैव गिवन ओवर हियर। सो ये भी यूनिट बेटा ऑनेस्टली तेरे को बताऊं सेल्फ स्टडी है। अगर कोई पढ़ लेना तो खुद ब खुद समझ में आया जाएगा। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। देख, सबसे पहला कौन सा टैरिफ है? क्या दिया है? स्पेसिफिक टैरिफ इज द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पर यूनिट और अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द कमोडिटी। मतलब ये जो टैरिफ है वो क्या है? फिक्स्ड है। तो एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पर, एक साइकिल है जिसका प्राइस 5000 है, उसके ऊपर ST 1000 रुपया फिक्स। अब 5000 का साइकिल हो या 10,000 का हो या 20,000 का हो, अमाउंट इज फिक्स्ड। व्हेन अमाउंट इज फिक्स्ड, परसेंटेज इज नॉट फिक्स्ड। क्या बोला? व्हेन अमाउंट इज फिक्स्ड बट परसेंटेज इज नॉट फिक्स्ड, इट इज अ स्पेसिफिक टैरिफ। भी इसका उल्टा कर, व्हेन परसेंटेज इज फिक्स्ड, अमाउंट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज कॉल्ड एज एड वैलोरम टैरिफ। ये मेरी जो भाषा है वो सिंपल भाषा है, एग्जाम में ऐसी भाषा में थोड़ी बोलेंगे। सो तेरे को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही वाला भाषा यूज करना पड़ेगा। यहां पर देख, एड वैलोरम टैरिफ। एड वैलोरम में क्या बोला? व्हेन द ड्यूटी इज लेविड एज अ फिक्स्ड परसेंटेज। मतलब व्हाट इज फिक्स्ड, व्हाट इज नॉट फिक्स्ड। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया। 5000 का था, अगर परसेंटेज फिक्स्ड है तो 10%, प्राइस हो गया 5500। 10,000 के ऊपर 10%, 1000 रुपया, तो प्राइस हो गया 11,000। बराबर है। वैसे ही इन दोनों का मिक्सचर को हम बोलते हैं मिक्स्ड टैरिफ। या तो ये या तो वो, विच एवर इज हायर। बट अगेन माई लैंग्वेज इज सिंपल, their tariff, their language is what you are supposed to use. Mixed tariffs are expressed either on the basis of the value of imported goods, मतलब ad valorem, or on the basis of unit of measure, that is specific, whichever generates more income. So whichever is higher, ST और AVT, whichever is higher is called as mixed. अभी इसमें क्या नहीं समझेगा आदमी को, एक बार पढ़ेगा तो समझ में आएगा ना, पर पढ़ने का एफर्ट तो अपने को ही डालना पड़ेगा। वो हम पढ़ने का एफर्ट नहीं डालेंगे तो आई थिंक वी आर वेस्टिंग टाइम। सो दिस वाज योर थर्ड टैरिफ। पहला था स्पेसिफिक, दूसरे वाले का नाम एड वैलोरम, तीसरे वाले का नाम मिक्स्ड, चौथे वाले का नाम कंपाउंड। कंपाउंड मतलब ये भी लगेगा वो भी लगेगा, दोनों लगेगा। तो मैंने वापस एक एग्जांपल लिया, चीज के ऊपर स्पेसिफिक टैरिफ। स्पेसिफिक टैरिफ में परसेंटेज फिक्स्ड होता है कि अमाउंट? 100 रुपीज पर kg। सो अगर 100 रुपीज पर kg है, मैंने 1 किलो लिया, तो देख मैंने क्या लिया, क्वांटिटी इज 1 kg, प्राइस इज 250, ST इज 100 रुपीज एंड AVT इज 5%, तो मेरा फाइनल प्राइस आया 362.5। और अगर मैं इन दोनों को कर 2 किलो लेगा तो मेरा फाइनल प्राइस इज 725। फिर टेक्निकल टैरिफ। अभी देख, टेक्निकल टैरिफ का मैंने तो सिर्फ एग्जांपल दिया, पर मटेरियल में कितना मस्त एक्सप्लेन किया है। देख, टेक्निकल टैरिफ इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक कंटेंट्स ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स। इधर एग्जांपल भी दिया, 3000 का सोलर पैनल और 50 रुपया पर किलो का बैटरी, तो टेक्निकल टैरिफ हो गया ये। मैंने भी एग्जांपल दिया, मोबाइल बॉक्स के अंदर मोबाइल के ऊपर 10%, चार्जर पे 60%, ईयरफोन्स पे 2%।
एक ही कमोडिटी के डिफरेंट कंपोनेंट्स पर जब अलग टैरिफ चार्ज करते हैं तो हम उसको बोलते हैं टेक्निकल टैरिफ। फिर आता है टैरिफ भी और कोटा भी। आई डोंट नो मटेरियल में क्या दिया है, टैरिफ रेट कोटा, हाँ वही है। सो दीज आर कॉल्ड एज TRQ, वहीं पर है बेटा, ये रहा सी वाला पार्ट, टैरिफ रेट कोटा। अभी टैरिफ रेट कोटा क्या होता है, जहां पर टैरिफ भी लगेगा और कोटा भी लगेगा। कोटा का मतलब क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। क्या बोला, कोटा का मतलब क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, मतलब अप टू सर्टेन क्वांटिटी आई विल नॉट चार्ज एनी टैरिफ, बट अबव अ सर्टेन प्राइस आई विल चार्ज अ टैरिफ, अबव अ सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो मैंने एग्जाम्पल क्रिएट किया, 0 से लेकर 2500 0 यूनिट्स, 2500 से लेकर 5000 यूनिट्स तक किया तो 5% टैरिफ। सो टैरिफ रेट कोटा। फिर आता है वेरिएबल टैरिफ। शायद ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, वेरिएबल ही है, ठीक है, वो मैंने नीचे लिखा हुआ है, 8th वाला आइटम है मेरे में, तो मैंने एक आइटम यहाँ पर लिखा है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब टैरिफ फिक्स्ड होता है कि चेंज होता रहेगा। तो फॉर एग्जांपल तू इंडिया है, मैं USA है, नहीं तू इंडिया नहीं, तू UK है, मैं US है, हम दोनों इंडिया में केमिकल भेज रहे हैं। इंडियन मैन्युफैक्चरर 70 रुपये में बना रहा है, पर तूने बनाया 60 रुपये में, मैंने बनाया 65 रुपये में। इसका मतलब एडवांटेज तेरे और मेरे पास रहेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट उस इंडियन प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेगा, अपने पर टैरिफ लगाएगा। तेरे पर 10 रुपए का लगाएगा, मेरे पर 5 रुपए पर लगाएगा, सो दैट जो फॉरेन कमोडिटी है उसको नेशनल ट्रीटमेंट मिले। नेशनल ट्रीटमेंट मतलब उस देश के अंदर जिसने बनाया उसने कितने में बनाया, 70। तो तेरे को और मेरे को टैरिफ चार्ज किया, पर अमाउंट फिक्स था क्या, परसेंटेज भी फिक्स नहीं था, अमाउंट भी फिक्स नहीं था। तूने 60 में बनाया, तेरे को 10 रुपया टैरिफ, मैंने 65 में बनाया, मेरे को 5 रुपया टैरिफ, सो दैट तीनों का जो प्राइस है वो सेम लेवल पर है। अब कस्टमर को डिसाइड करने दो कौन सा लेना है। ऐसे टैरिफ को बोलते हैं वेरिएबल टैरिफ। वो लिस्ट में कहीं ना कहीं तो होगा, मिला क्या तेरे को वेरिएबल, उसके बाद ही मतलब थोड़ा आगे पीछे हो गया मेरे से। फिर आया MFN। अभी देख मैंने यहाँ पर तो MFN सिर्फ लाइन लिखा है, बट MFN का मीनिंग तुझे यहाँ पर मिलेगा। MFN इज द मोस्ट फेवर्ड नेशन, मतलब जो भी मेंबर्स है WTO के, वो सबके लिए सेम रेट ऑफ टैरिफ। सो देख वहां पर दिया रहेगा, MFN टैरिफ रिफर टू इंपोर्ट टैरिफ्स वेयर कंट्रीज प्रॉमिस टू इम्पोज ऑन इंपोर्ट्स from other members of WTO unless country is having a part of preferential agreement। मतलब सारे मेंबर्स को सेम, पर मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड भी तो हो सकता है ना, मेरा कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, जैसे इंडिया रशिया, वेरी क्लोज फ्रेंड्स टू ईच अदर, देन आई विल ऑफर देम अ नेक्स्ट टैरिफ विच इज प्रेफरेंशियल टैरिफ। प्रेफरेंशियल टैरिफ मतलब हम WTO के मेंबर्स है, WTO को 20% है, पर रशिया को 12% है, because I prefer Russia, because Russia prefers me, because India and Russia are having close ties। ऐसे टैरिफ को बोलते हैं प्रेफरेंशियल टैरिफ। फिर आता है बाउंड टैरिफ। बाउंड का मतलब मैक्सिमम, इससे ज्यादा टैरिफ चार्ज नहीं हो सकता है। सो देख वहां पर दिया रहेगा, लीगल कमिटमेंट नॉट टू रेज टैरिफ अबव अ सर्टन लेवल। मैक्सिमम, इससे ज्यादा टैरिफ चार्ज ही नहीं कर सकते। पर मैंने अगर बोला है कि 20% टैरिफ लगाऊंगा तो जरूरी है 20% ही लगाऊं। अच्छा 40 लगा सकता है क्योंकि वो तो अलाउड ही नहीं, पर 12 लगा सकता है, दैट 12 इज योर अप्लाइड टैरिफ। सो थोड़ा रिवीजन कर, बहुत सारे टाइप ऑफ टैरिफ्स हुए। सबसे पहला था स्पेसिफिक टैरिफ, उसके बाद था एड वैलोरम टैरिफ, उसके बाद था मिक्स्ड टैरिफ, कंपाउंड टैरिफ, उसके बाद था वो टेक्निकल टैरिफ। टेक्निकल टैरिफ के बाद हमने पढ़ा था टैरिफ रेट कोटा, टैरिफ रेट नहीं, उसके बाद मैंने जो पढ़ाया था वो वेरिएबल टैरिफ, उसके बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन, उसके बाद बाउंड टैरिफ, हाँ मोस्ट फेवर्ड के बाद प्रेफरेंशियल, प्रेफरेंशियल के बाद बाउंड, और बाउंड के बाद अप्लाइड। यहाँ तक क्लियर है। फिर नेक्स्ट वाला आया एस्केलेटेड, नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ है, एस्केलेट होएगा, जहाँ ज्यादा होता जाएगा। सो प्रोडक्शन प्रोसेस में रॉ मटेरियल अगर इंपोर्ट किया तो कम टैरिफ, फिनिश गुड्स अगर इंपोर्ट किया तो ज्यादा टैरिफ।
फिर प्रोहिबिटिव, प्रोहिबिटिव का मतलब वो चीज को हम एनकरेज करना चाहते हैं कि डिस्करेज करना चाहते हैं। सो जब आप कोई कमोडिटी को डिस्करेज कर रहे हो तो वो प्रोहिबिटिव, जैसे कि इंडिया के अंदर टोबैको, हार्ली डेविडसन का बाइक, लैम्बोर्गिनी की गाड़ी, ये सब पर प्रोहिबिटिव टैक्सेस लगते हैं, वेरी हाई, अंडरलाइन कर ले चाहिए तो, हाई रेट ऑफ टैरिफ्स। फिर आया एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इंपोर्ट पे सब्सिडी। हम इंपोर्ट पे जनरली सब्सिडी लगाते हैं कि इंपोर्ट पे जनरली टैरिफ होता है? इंपोर्ट करने पर सब्सिडी मिलती है क्या? जनरली इंपोर्ट पर तो क्या लगता है? टैरिफ लगता है। पर यहां पर क्या लिखा है? इंपोर्ट पर किसी प्रोड्यूसर को सब्सिडी कब मिलेगा? जब वो इंपोर्टेड कमोडिटी का गरज है अपने देश के अंदर, क्योंकि अपने कंट्री के अंदर स्कैरसिटी है, उसके वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब अगर मैंने इंपोर्ट नहीं किया तो मेरे कंट्री का ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा नहीं। ये सब वो लोग ने एक्सप्लेन किया है। देख, इंपोर्ट सब्सिडी इज गिवन as a payment per unit or as a present value of importation of a good, it is a negative import tariff. फिर आया टैरिफ एज अ रिस्पॉन्स। टैरिफ एज अ रिस्पॉन्स के अंदर दो कॉन्सेप्ट है, एक का नाम है एंटी डंपिंग ड्यूटी और एक का नाम है समथिंग कॉल्ड एज एंटी डंपिंग एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी। अब बेटा एंटी डंपिंग का मतलब क्या होता है? एंटी डंपिंग तब होता है जब कोई कंट्री अपने यहां पर कमोडिटी को डंप कर रहा है, जैसे कि चाइना, उसको अपना फॉरेन मार्केट कैप्चर करना है। इसके लिए चाइना ने ये बॉटल बनाया 100 रुपए में, कॉस्ट 100 रुपये है, पर इंडिया में बेचता है 90 में, कॉस्ट से कम में बेचा, मतलब कुछ तो झोल है, डंप किया। या तो खुद के कंट्री में बेचता है 150 रुपए में, अपने कंट्री में बेचता है 120 रुपए। When such activity happens, it is called as dumping, और इस पर जब गवर्नमेंट टैक्स लगाता है तो हम उसको बोलते हैं एंटी डंपिंग। बराबर है? श्योर है? पक्का? अब काउंटर वेलिंग का मतलब क्या? काउंटर वेलिंग मतलब फॉर एग्जाम्पल यूएस के गवर्नमेंट ने उसके फार्मर को सब्सिडी दिया, उस सब्सिडी देने के वजह से फार्मर के लिए उसका जो कॉस्ट है वो कम हो गया। अब कॉस्ट कम होने के वजह से जब वो एक्सपोर्ट करेगा इंडिया में तो वो कम दाम पर बेच पाएगा, पर इसमें इंडियन फार्मर का नुकसान हो जाएगा। सो कैन आई से यूएस के गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया, उसके वजह से यूएस के फार्मर का फायदा हुआ पर इंडिया के फार्मर का नुकसान हुआ। तो इंडिया के फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाया। काउंटर, तेरे वार का काउंटर। सो यू गेव सब्सिडी, आई विल चार्ज यू अ टैक्स। बराबर है? पक्का है? कोई डाउट है इसके अंदर? ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। एक बार ये रीड कर, फिर मैं लास्ट पार्ट पर जाएगा। इसके अंदर और भी है नॉन टेक्निकल मेजर्स, तो अगर तेरे को अभी पढ़ पाएगी अभी, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। तेरे को कोई डाउट रहेगा तो मैं सॉल्व करके देगा। सो रीड ऑल द टैरिफ्स, यू हैव 10 मिनट्स। फिक्स्ड परसेंटेज ही होता है ना मैडम एड वैलोरम में, परसेंटेज, हाँ ठीक है, उसको एवीटी बोलते हैं, एड वैलोरम टैरिफ। उसको वैलोरम बोला तो भी वो वैलोरम ही रहेगा। ऊपर देख हेडिंग में तो वो लोग ने एड वैलोरम ही दिया है ना। आर्यन, डू यू वांट टू आस्क एनी डाउट्स? तेरे को अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पढ़कर हो गया है,
We can stop over here. You can come read in the next class, that is tomorrow, and I can solve your doubts. That is up to you. यूनिट 2 पर वो आज होएगा नहीं, तेरा पढ़कर और पढ़ाकर। तो मैं तेरे को एक बोलता हूँ, तो यूनिट 2 में जो पेंडिंग वाला पार्ट है वो भी एक बार घर पे से पढ़ के आ। जो भी डाउट रहेगा और डिटेल में चाहिए रहेगा, मैं डिटेल में भी करवाएगा, बट आई वांट सम एफर्ट टू बी टेकन फ्रॉम योर एंड। और कोई पर्पस ही नहीं है मेरा कि खुद से भी तो मेहनत करो। तो अपन ने ना फिलहाल तू पढ़, आई एम हियर ओनली, आई एम वेटिंग हियर फॉर अंदर 15-20 मिनट्स। तो इतना कंप्लीट कर, क्योंकि मेरा 2 बजे वापस घाटकोपर में लेक्चर है, तो आई विल नॉट बी एबल टू रीच इफ आई एक्सटेंड द लेक्चर राइट नाउ। तो एक्सटेंशन तो पॉसिबल ही नहीं है। कल का लेक्चर है अपने पास, तेरे को अगर उसमें चैप्टर नंबर 8, 9 भी चाहिए, देख चैप्टर 6 बराबर से हो गया, चैप्टर 9 यूनिट 1 हो गया, हाँ तो 7 भी आता है, तुझे चाहिए तो कल वापस चैप्टर 8 का रिकॉर्डेड लेक्चर देख। मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, भले ही उतना डिटेल में नहीं जितना नेशनल इनकम हुआ रहेगा, बट ऐसा नहीं है कि मैंने ऊपर से उड़ाया है। तू एक बार देखेगी तो तेरे को यकीन आएगा। तो आज के दिन का तेरा टास्क क्या होना चाहिए पता है? यू शुड फर्स्ट गो थ्रू वॉट एवर इज टू बी रेड इन चैप्टर नंबर 9, नंबर 1। नंबर 2, चैप्टर 8 का रिकॉर्डेड लेक्चर देख। नंबर 3, इसके अलावा तुझे और कौन से चैप्टर में हेल्प चाहिए वो मुझे बता। कंटिन्यू। कि कौन से वाले पॉइंट तक पहुंची तू? काउंटर विलिंग पर पहुंच भी गई? श्योर है? बाकी सब पढ़ा तूने अच्छे से? पढ़। तो फिर मैं एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स कंप्लीट कर देता हूँ। 4 ही है, नहीं एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स छोटा है, इसीलिए तो मैंने बोला ना कि वो वाला कंप्लीट नहीं होएगा मेरे से, काफ़ी बड़ा है। तो वो एक बार तू घर पे से रीड करके आना, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है बेटा, इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। जैसे कि तू अगर देखेगी नॉन टेक्निकल मेजर्स, देख फर्स्ट पॉइंट रहेगा कोटास, क्या नहीं समझेगा इसमें। फिर एक और पॉइंट रहेगा ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग, फिर एक रहेगा रूल ऑफ ओरिजिन, एम्बार्गो। अरे 15 में से 5 तो समझ में आएगा ना, वो 5 का टाइम बचेगा, 10 पर टाइम डालेंगे, ऐसा करेंगे तो इफेक्टिवली यूज होएगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो भी मैंने डिट्टो एक्सप्लेन किया है, तू आई नहीं थी। यस, एक बार देख लेगा, नहीं समझेगा ना तो मैं कल तो आ ही रहा है, मैं कल करवा देगा, आई अश्योर यू। पर मैंने उसको पूरा सॉल्व करके करवाया है, पूरे मनी मल्टीप्लायर को। तो रिकॉर्डेड, इसीलिए मैंने क्या बोला, यू हैव 2 टास्क टुडे। चैप्टर 9 कंप्लीट कर तू तेरे एंड से, इसमें यूनिट 2 बचा है। यूनिट 2 के अंदर एक ही कॉन्सेप्ट है, बाकी का सब थियोरी है। कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ RTA, रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स। इसके अंदर WTO के बारे में बोला है, GATT के बारे में बोला है, G20 समिट के बारे में बोला है। ये सब में कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये सब रीडिंग है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है। तो तेरे को समझ, आज अगर तू पढ़ने को बैठेगी ना चैप्टर 9, तो कम से कम तेरे को 3 घंटे के आसपास जाएगा, अच्छे से करेगी तो। इसमें अजम्पशन मेरा ये है कि यूनिट 1 पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, यूनिट 2 आधे से ज़्यादा तूने अभी पढ़ लिया है, यूनिट 4 मैंने तेरे को पढ़ा दिया है, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है उसके अंदर तो। और यूनिट 5 का जो छोटा मोटा बचा है वो भी अगर तुझे बाद में करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू गिव प्रायोरिटी। तुझे मनी मल्टीप्लायर नहीं समझ में आया ना, आई अश्योर यू कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख, तेरे को पूरा मनी मल्टीप्लायर अच्छे से समझ में आएगा, गारंटी के साथ बोलता हूँ। और अगर तेरे को ये सारे चैप्टर्स का जो रीफोकस बैच में हमने पढ़ाया है उसका रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए, वो भी अवेलेबल हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू टॉक टू किंजल मैम एंड टेल प्रीतेश सर का मुलुंड ब्रांच का रीफोकस बैच का वीडियोस चाहिए, शी विल अरेंज इट फॉर यू। तो वो डिटेल जो चाहिए ना वो रीफोकस बैच में भी होता तो फास्ट ही है, बिकॉज रीफोकस बैच का मतलब होता है जो लोगों ने एग्जाम्स क्लियर नहीं किया उनके लिए पढ़ाया गया है, बट मैंने काफ़ी सारी चीज़ें समझाई है। अच्छा, मैंने तो चैप्टर 8 का नोट्स भी दिया है, वो 8 के नोट्स में मनी मल्टीप्लायर का भी नोट्स है, चेक कर। मनी मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर, what are the determinants of money multiplier, A to Z, not only notes but explanation.
सो हम्बल रिक्वेस्ट कि कल के क्लास में जब तू आएगी तब वो रिकॉर्डेड लेक्चर तो पक्का देख कर आ। मैं तेरे को अश्योरेंस देता है कि 8th चैप्टर तेरा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सो तेरा 6th वाला प्रॉब्लम सॉर्टेड, 7th वाला भी सॉर्टेड, 9th वाला सॉर्टेड, 8th वाला रिकॉर्डेड लेक्चर से अगर नहीं हुआ सॉर्ट मैं करवाएगा। उसमें मैं तेरे को पढ़ाने जैसा कुछ है नहीं बेटा, तू बोलेगी तो वो कल के क्लास में वो भी कर लेंगे। अभी उसमें इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात किया है अबाउट प्री 1947, ड्यूरिंग 1947, what happened after 1947, what happened in the year 1991, what is the current situation, what is primary sector, secondary sector, tertiary sector, what is नीति आयोग। ये सब में कॉन्सेप्ट किधर है, इंफॉर्मेशन है। तो आई कैन गिव यू द मार्किंग्स, आई कैन गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, वी कैन डू इट इन टुमारोज क्लास। इट वोंट टेक मोर देन 45 minutes to 1 hour to explain the important things which are there in the chapter along with markings कि बेटा ये तो important है, ये तो करके ही जाना पड़ेगा। तो आई विल गिव यू मार्किंग्स, आई विल एक्सप्लेन यू फ्यू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड वी कैन डू चैप्टर नंबर 10 इन टुमारोज क्लास। ये वाला हो गया, काउंटर विलिंग भी हो गया, कुछ बचा है अभी उसमें तेरा। तो अभी अपन एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स जो है ना वो कंप्लीट करके वी विल एंड फॉर टुडे। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि तू नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कल के लेक्चर में, नॉन टेक्निकल मेजर्स पढ़ के आएगी। सो व्हाट आर एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स? सबसे पहला, एक्सपोर्ट के ऊपर लगा देने का टैक्स। हम एक्सपोर्ट पर टैक्स जनरली लगाते नहीं है, एक्सपोर्ट पर क्या देते हैं? सब्सिडी। पर सोच, अगर सारा माल इंडिया के बाहर ही चला जाएगा तो इंडिया के अंदर डोमेस्टिक गुड्स का शॉर्टेज हो जाएगा, शॉर्टेज होएगा तो स्केर्सिटी, स्केर्सिटी से प्राइस बढ़ जाएगा। सो एट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंटरेस्ट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो चार्ज अ टैक्स ऑन एक्सपोर्ट। एक और होता है बैन ऑन एक्सपोर्ट। तेरे को लगता है एक्सपोर्ट्स के ऊपर अपने को बैन करना चाहिए? मतलब इट इज द एक्सट्रीम स्टेप। कोई चीज पर बैन लगा देना इसका मतलब आपने उस चीज को प्रोहिबिट कर दिया है, आप उसका ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा दे रहे हो। सो जनरली ऐसा होता नहीं है बैन ऑन एक्सपोर्ट्स, पर कर सकता है टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया के अंदर दाल चावल का शॉर्टेज है और इंडियन एक्सपोर्टर्स टैरिफ लगाने के बाद भी समझ ही नहीं रहे हैं कि भाई उनको एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, तो गवर्नमेंट बोलेगा ये कमोडिटी का एक्सपोर्ट के ऊपर बैन, अभी आप ये कमोडिटी एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। सो बैन ऑन एक्सपोर्ट इज वन, टैक्सेस इज बेटर। नेक्स्ट आता है सब्सिडीज ऑन एक्सपोर्ट, जो मैंने ऑलरेडी तेरे को बताया कि कोई भी इंसान जब एक्सपोर्ट करता है तो उस पर टैक्स जनरली नहीं लगता है, उसको क्या मिलता है? सब्सिडी मिलता है। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट। एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट मतलब एक्सपोर्ट के ऊपर मैं खुद से ही बंद कर देगा। इसमें दो पॉसिबिलिटी मतलब दो वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप एक अंडर डेवलप्ड नेशन हो, मैं एक डेवलप्ड नेशन है। डेवलप्ड नेशन के पास टेक्नोलॉजी, कॉस्ट, ये सब बहुत बेनिफिट वाला है, तो उसका जो कार मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है वो बहुत इफेक्टिव है और चीप है और वो आपके देश में एक्सपोर्ट करता है। यू एज अ अंडर डेवलप्ड कंट्री रिक्वेस्ट द डेवलप्ड कंट्री कि प्लीज़ मेरे कंट्री में एक्सपोर्ट करना छोड़ दो, क्योंकि अगर आप मेरे कंट्री में बेचेगा तो मेरे कंट्री का मार्केट कैसा ग्रो होएगा, मेरे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मेरे कंट्री के इंटरेस्ट में ना, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू डोंट एक्सपोर्ट। और अगर मैंने आपका ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट। सो देख वहां पर दिया रहेगा, इट इज अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल कोटा एडमिनिस्टर्ड बाय एन एक्सपोर्टिंग country voluntarily restraining the quantity of goods. Such restraint originate primarily from political considerations and imposed based on negotiations of importer with the exporter. The inducement for exporter to agree is वो फ्यूचर। अच्छा सोच, अगर मैंने तेरा ये स्कीम को एक्सेप्ट नहीं किया तो तू क्या करेगा? मेरे पर काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, या काउंटर वेलिंग नहीं, बेसिकली आप मेरे पर टैक्सेस, कोटाज, पेपर वर्क ये सब बढ़ा डालोगे, तो मैं अपना मगजमारी क्यों बढ़ाऊं? ये सोचकर आई माइट वॉलेंटरली नॉट एक्सपोर्ट कमोडिटीज। ये दूसरा एक और चीज, जब कोई दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड रिलेशन अच्छा नहीं है, इंडिया और पाकिस्तान,
पाकिस्तान गवर्नमेंट ने शायद एक बार रतन टाटा को बोला था कि टाटा मोटर्स में से हमको मिलिट्री के लिए जीप्स वगैरह बना कर दो। रतन टाटा डिनाइड। वाई? कि मैं मेरे कंट्री के ऑपोजिट कंट्री को जो उस वॉर लड़ता है उसको मैं डिफेंस इक्विपमेंट बना कर दूं। डजंट मेक सेंस। सो वॉलेंट्री मतलब खुद से ही एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रेंट डाल देना। ये वाला पढ़ एंड दैट शुड बी इट फॉर द डे। ये वाला मतलब ये चारों पढ़। सॉरी, थर्ड यूनिट भी कल करेंगे ना। कल तो अपने पास 1 बजे से 7 से लेकर 1 बजे तक का टाइम है, करेंगे क्या? सो सी टुमारो व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज यूनिट 2 का जो बचा हुआ पार्ट है वो, यूनिट 3 तेरे को अगर मनी मार्केट में कोई डाउट रहेगा तो वो, तेरे को अगर 10th चैप्टर चाहिए 10 चैप्टर, ये सब भी कर लूँ ना तो भी 3 घंटा लगेगा मेरे पास है 6 घंटा। सो विल डू समथिंग और दी अदर। तेरे को जो अगर और कोई माइक्रो का डाउट रहेगा, मैक्रो का डाउट रहेगा, मनी का डाउट रहेगा, बिकॉज आई फील दैट यू हैड अ प्रॉब्लम इन मैक्रो, तो मैक्रो के रिलेटेड तुझे अगर और भी कोई चीज़ इन डेप्थ चाहिए रहेगी तो वी कैन डू दैट। सो देख, आई विल टेक 30 मिनट्स फॉर यूनिट 3, आई विल टेक 30 मिनट्स फॉर द पेंडिंग पार्ट विच इज़ ओवर हियर। 1 घंटा उसमें क्या है, 1 घंटा मेरे को जाएगा फॉर योर चैप्टर नंबर 10। जो तू बोलेगी सब करेंगे, तू मेरे को बता देना। तू लिस्ट डन हो जाएगा, तू लिस्ट बना करा कि सर मेरे को इधर 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 प्रॉब्लम है, मैं तेरे सारे प्रॉब्लम्स का तू जितना बोलेगी, कल 3 बजे तक बैठने को बोलेगी, मैं 3 बजे तक बैठे। You don't have to worry, but then you have to come to me asking that this is a problem. You have to talk to me. अगर आप मेरे से बात ही नहीं करोगे या मुझे इन्फॉर्म ही नहीं करोगे तो इसमें मेरा लॉस थोड़ी है, आपका ही लॉस हो गया। अगर आप लास्ट लेक्चर आते तो चैप्टर 8 आई कुड हैव अश्योर्ड यू कि तुझे समझ में आता, और फेस टू फेस में जो समझ में आता है ना बेटा, वो ऑनलाइन में नहीं आता है। ये मेरा पर्सनल फीलिंग है। तो अगर आप फेस टू फेस आओगे तो बेटर है, क्योंकि मैं देख पाऊंगा, शक्ल का रिएक्शन देखेगा, सेटिस्फैक्शन। अभी आज जब तू आई थी तभी थोड़ा स्ट्रेस में थी, अभी तेरे को देख रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा लग रहा है कि यू हैव ईज्ड आउट अ लिटिल, तेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ गया है, तुझे चीज़ें समझ में आने लगी है। तो एज अ टीचर नो, आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट योर फेस, नॉट ऑनलाइन। So when you are in the class, I knew national income you had understood, but then where you went, I don't know. पर क्यों नहीं आई? अगर तुझे ऐसा था, देख मैं तेरे साथ एक हार्ट टू हार्ट टॉक करता हूँ, तुझे अगर ऐसा था कि मुझे कोई चीज़ डिटेल में पढ़ानी है तो तू मुझे बोल देती, मैं मना थोड़ी करता। क्या मैंने कोई भी चीज़ को डिटेल में पढ़ाने से मना किया है कि नाराज़गी जताई है? मना किया है। नाराज़गी क्या जताई है कि तुम लोग खुद पढ़ के नहीं आते हो। मेरा एक ही इंटेंशन है कि आप थोड़ा सा एफर्ट लेकर आओ, दैट्स इट। एंड मैं अभी भी तुझे अश्योर कर रहा है बेटा, टिल द लास्ट डे ऑफ योर एग्जाम आई विल बी देयर टू सपोर्ट ईच वन ऑफ यू। यू डोंट हैव टू वरी। देखो कभी भी कुछ प्रॉब्लम आया, यू हैव माई कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप मी, गिव मी टाइम टू रिप्लाई, बिकॉज आई कैन नॉट रिप्लाई इंस्टेंटली। आई विल टेक 24 आवर्स टू रिप्लाई, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। पर 24 आवर्स के अंदर अगर नहीं रिप्लाई किया तो रिमाइंडर डाल, सर वेन एवर पॉसिबल काइंडली सॉल्व माई डाउट। आई अश्योर यू दैट योर डाउट विल बी सॉल्व और अपन एग्जाम क्लियर करेंगे। बट ये अगर एक लेक्चर में तुझे लगा कि मैं फास्ट गया तो दूसरा लेक्चर को नहीं आना, ये जस्टिफाइबल नहीं है। तू अगर वही लेक्चर में मुझे बोल देती कि सर थोड़ा और डिटेल में पढ़ाओ ना, ये वाला कॉन्सेप्ट है ना मुझे नहीं समझा है, तो आपको लगता है मैं आपको मना करता? फिर मैंने उतना रूडली बिहेव किया है आपके साथ या किसी के साथ भी किया है, वो अलग बात है। बट देन बिकॉज आई थिंक दे फील दैट उनको इको खुद से करना है। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। इज देयर अ प्रॉब्लम दैट दे हैव नॉट अंडरस्टूड माई लेक्चर, और इज इट दैट दे फील दैट दे वांट टू डू इट ऑन देयर ओन? पर ये अगर मुझे बात नहीं करेंगे और खुद घर पे से एफर्ट लेकर नहीं आएंगे तो नहीं होएगा। क्योंकि अगर डिटेल में करना है तो अटेम्प्ट आपका सितंबर 25 या तो जैन 26 होना चाहिए, उतना टाइम ही अवेलेबल नहीं है। तो एफर्ट भी नहीं लेना है, क्लास में बोलना भी नहीं है, तो कांट हेल्प।
अभी आज सबको बोल देना कि सर ने इंटरनेशनल ट्रेड पूरा डिटेल में करवाया है, एंड आई वांट दिस मैसेज टू बी पास्ड ऑन बाय यू। इंश्योर करना कि ग्रुप के अंदर तू वो डाल रही है, सेइंग के आज सर ने सब डिटेल में करवाया है, वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर। ये सब हम लोग कल के क्लास में करने वाले हैं। टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड एंड सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी मेजर्स, ये वो जो दूसरा वाला पार्ट है नॉन टेक्निकल मेजर्स, उसका पार्ट है वो। ठीक है, सो आज के लिए आई थिंक वील स्टॉप ओवर हियर, टुमारोज क्लास वील कंटिन्यू दिस अहेड।